हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। टारगेट विद आलोक के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे, क्योंकि बड़े दिनों बाद मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूं। मुझे लगता है कि प्रमोशनल राउंड के बाद आपकी मेरे साथ पहली क्लास है और ये पॉलिटी की नियमित क्लास है ना। तो आज हम लोग अपने सिलेबस का पहला लेसन शुरू करेंगे। एनीवे, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन मतलब भारतीय राज व्यवस्था व संविधान। देखिए, आपको बता दूं, शायद पहले से भी आपको मालूम हो, फिर भी मैं एक बार बताना अपनी जिम्मेदारी समझता हूं। ये जो हम लोग इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय राज व्यवस्था व संविधान के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं, सिविल सर्विसेज यानी आईएएस की परीक्षा के लिहाज से, अगर आप खास करके लिखित परीक्षा की बात करें मेंस एग्जाम की, तो मेंस एग्जामिनेशन में जनरल स्टडीज पेपर 2 का ये हिस्सा है। ओके, जनरल स्टडीज पेपर 2, जीएस पेपर 2। आप सबको विदित है कि आईएएस मुख्य परीक्षा में जो सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्रों की संख्या है वो कुल 4 है। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र संख्या 1, प्रश्न पत्र संख्या 2, प्रश्न पत्र संख्या 3 तथा 4। अभी हम लोग प्रश्न पत्र संख्या 2 के अंतर्गत आने वाला खंड भारतीय राज व्यवस्था व संविधान का अध्ययन करने जा रहे हैं। आपको बताऊं बच्चों, जहां तक सिविल सर्विसेज प्रारंभिक परीक्षा का सवाल है, यहां से ऑन एन एवरेज आउट ऑफ 100 अगर देखा जाए, 100 प्रश्नों का जो पेपर होता है आपका जीएस पेपर 1 जिसको कहते हैं आईएएस प्रारंभिक परीक्षा में, उसमें प्रीलिम में आप इस खंड से यानी भारतीय राज व्यवस्था व संविधान से नियर अबाउट 10 से 12 प्रश्न पाएंगे। ओके, 10 to 12 क्वेश्चंस। दूसरी बात, मुख्य परीक्षा में चूंकि जनरल स्टडीज के सारे पेपर 250-250 नंबर के होते हैं, 250-250 मार्क्स के, तो जाहिर सी बात है द्वितीय प्रश्न पत्र भी 250 अंकों का होगा। और इस 250 के अंदर आपको बताऊं, नियर अबाउट 100 to 120 मार्क्स क्वेश्चन आपको इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से मिलेंगे। और हम लोग कुछ इस तरीके से इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे, अपने लेक्चर को कुछ ऐसा स्वरूप देंगे जिसके माध्यम से प्री और मेंस इन दोनों ही चुनौतियों को हम बखूबी पार कर सकें। कहने का मतलब कि जाहिर सी बात है, अभी आप लोगों को हम लोग जो पढ़ा रहे हैं, तय सी बात है कि 2020 के लिए पढ़ा रहे हैं, 2020 की होने वाली परीक्षा के मद्देनजर। तो देखिए, 2020 की जो परीक्षा है वहां जून के महीने में आपकी प्रारंभिक परीक्षा लगभग शेड्यूल्ड होती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही होगा। प्रारंभिक परीक्षा में जब आप पेपर देकर आए तो पॉलिटी व कॉन्स्टिट्यूशन खंड से यानी राज्य व्यवस्था व संविधान खंड से जो भी प्रश्न पूछे जाएं, आप इन 10-12 सवालों में पूरी तरह सहज महसूस करें, ये मेरी आपसे अपेक्षा होगी और इसी के लिहाज से मैं आपको पढ़ाऊंगा भी। दूसरी बात, जब आप प्री क्वालिफाई करते हैं यानी प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करके मुख्य परीक्षा में शरीक होते हैं, तो जाहिर सी बात है मुख्य परीक्षा में आपको अन्य प्रश्न पत्रों की तरह द्वितीय प्रश्न पत्र भी मिलेगा। और द्वितीय प्रश्न पत्र में जो राज व्यवस्था खंड है, यहां से जितने सवाल पूछे जाएं, नियर अबाउट 100 to 120 मार्क्स क्वेश्चन, आपको कोई भी प्रश्न उलझा ना सके। ये बात एकदम क्लियर रखेंगे। मैं पूरी मुस्तैदी के साथ इन दोनों ही बातों को ध्यान में रखते हुए आपको लेक्चर दूंगा अलग अलग टॉपिक से। दूसरी बात, हमारी जो मोड ऑफ स्टडिंग होगी, अध्ययन का जो तरीका होगा
वो बेसिकली डिस्क्रिप्टिव टू ऑब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव टू डिस्क्रिप्टिव नहीं। देखिए, प्रीलिम परीक्षा हमेशा हमेशा ऑब्जेक्टिविटी के लिए जानी जाती है, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्रकृति कैसी होती है? ऑब्जेक्टिव होती है। आपसे प्रश्न पूछा गया और हर एक प्रश्न के मद्देनजर बहुविकल्प दिए जाते हैं, मल्टीपल चॉइसेस, ए बी सी डी करके 4 चॉइसेस दी जाती है, और 4 विकल्पों में से जो सर्व उपयुक्त विकल्प होता है उसके साथ आपको जाना होता है, और जो ऑप्शन होगा उसी को आप ओएमआर सीट पे जो ओवल्स होते हैं, जो अंडे होते हैं, उनको आप रंगते हैं। यह प्रारंभिक परीक्षा की प्रकृति है। मुख्य परीक्षा में सवाल दिया होता है, उत्तर पुस्तिका दी गई होती है, और उत्तर पुस्तिका पर प्रत्येक प्रश्नों के मद्देनजर आपको आंसर लिखना होता है, क्योंकि मुख्य परीक्षा लिखित प्रकार की होती है, ऑब्जेक्टिव नहीं होती, वहां गोले नहीं लगाने होते। समझ रहे मेरी बात? टॉपिक एक ही है, सिलेबस एक ही है, सिलेबस में कोई फर्क नहीं है। अब जैसे मान लीजिए हम लोग सपोज भारतीय संविधान की प्रकृति पढ़ रहे हैं, या फिर मान लो भारतीय संविधान की उद्देशिका पढ़ रहे हैं, प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, तो उद्देशिका पढ़ते समय उद्देशिका के संबंध में एनालिटिकल एस्पेक्ट्स भी आपको दिखेंगे। एनालिटिकल एस्पेक्ट उसको कहते हैं जिस विषय वस्तु के विभिन्न पहलुओं के बारे में हम परिचर्चा करें, अलग अलग फेसेट्स, अलग अलग डायमेंशंस के बारे में हम व्यापक परिचर्चा करें। क्या उसके प्रोज हैं, क्या उसके कॉन्स हैं? प्रोज कौन समझ रहे हैं? दिए गए विषय वस्तु के सापेक्ष कौन कौन सी बातें कही गई है, उसके सकारात्मक पहलू क्या है, नकारात्मक पहलू क्या है, उसकी अहमियत क्या है, वगैरह वगैरह। और इन सारी बातों को डिस्कस करते समय जो भी फैक्चुअल पॉइंट्स निकले, तथ्यात्मक बिंदु निकले, उन तथ्यात्मक बिंदुओं को हम बेसिकली प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लॉइट करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातें समझ पा रहे होंगे। अगर किसी विषय वस्तु के संपूर्ण फीचर्स को, उसके समेकित पहलू को आप एनालिटिकल एस्पेक्ट से समझ पाएं, तो तय मानिए प्रारंभिक परीक्षा में तथ्यात्मक पहलुओं के मद्देनजर आपको कोई समस्या नहीं आनी है, क्योंकि सिविल सेवा की तैयारी का माध्यम ही यही होना चाहिए। पहले विश्लेषणात्मक पहलू को समझे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पैटर्न भी खुद ब खुद निकल जाएगा। क्योंकि आईएएस में प्रारंभिक परीक्षा में भी जो सवाल पूछे जाते हैं वो सीधे सीधे तथ्य नहीं पूछे जाते, हर तथ्य का संबंध किसी ना किसी कंसेप्ट से होता है। समझ रहे मेरी बात? एक और बात, जिस भी टॉपिक की मैं आउटलेट आपके सामने रखूंगा, आउटलेट का मतलब कि जिस टॉपिक में हम प्रवेश करेंगे, एंट्री लेंगे, आप निश्चिंत रहें, उस टॉपिक से संबंधित मेंस में क्या कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, पहले ही मैं आपके सामने वो क्वेश्चन रख दूंगा। ठीक है? क्वेश्चन इसलिए आपको दे दूंगा मैं, क्योंकि यहां पर मैं डिजिटल बोर्ड पे लिख दूंगा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पॉज करके उसे लिख सकते हैं अपने लेक्चर लिसनिंग के दौरान। जो भी प्रश्न आपको पहले दूंगा और फिर टॉपिक को जब डिस्कस करूंगा, तो डिस्कशन के अंत में आप पाएंगे कि सर ने जो शुरुआत में क्वेश्चन दिए थे, अब हम उन सारे प्रश्नों का उत्तर लिख पाने में सक्षम हैं। ऐसा आपको महसूस हो जाएगा, ये मैं गारंटी देता हूं आपको। और इस तरह से पूरे सिलेबस के अंदर कम से कम हम लोग मेंस के, आप ये मान के चलिए कि 100 से 150 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर कहीं ना कहीं अपनी कैचमेंट बनाएंगे, अपनी पकड़ विकसित करेंगे। और उसके साथ मेरी कोशिश होगी कि जो भी तथ्यात्मक पहलू हैं, हम उन तथ्यात्मक पहलुओं को पूरी तरह समाहित कर दे, जिसके आधार पर विगत 20 से 25 वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं के मद्देनजर जो भी सवाल पूछे गए हैं, आप उन सवालों को आसानी से हल कर सकें। आने वाले दिनों में, आने वाले साल दो वर्षों में जो भी प्रोबेबल क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन प्रश्नों के मद्देनजर भी आपको परेशानी ना हो। ठीक है? टॉपिक शुरू करने से पहले, चूंकि टॉपिक हमारा होगा इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान का एक परिचय, या फिर भारतीय राज्य व्यवस्था का एक परिचय। आगे चलकर आप समझेंगे कि जिस देश का जैसा संविधान होगा, वैसी ही उस देश की राज्य व्यवस्था होती है। अभी आपको बताऊंगा मैं कि संविधान का तात्पर्य क्या है किसी देश के लिए, या फिर राज्य व्यवस्था का क्या तात्पर्य है किसी देश के लिए। क्योंकि देख रहे होंगे ना, हमने हेडिंग क्या डाला है, विषय का नाम क्या लिखा है, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान। तो जब हम लोग राज्य व्यवस्था व संविधान, इन दो शब्दों का मतलब समझ पाए, तो जाहिर सी बात है भारतीय संविधान व भारतीय राज्य व्यवस्था को भी बखूबी समझ पाएंगे, है ना? एनीवे,
टॉपिक में एंट्री लेने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे लेक्चर के अलावा आपको क्या पढ़ना है और मेरे पढ़ाते समय कौन कौन सी चीजें आपको रेफर करनी है ना। एकदम वो गांठ मान लेंगे। मैं पॉइंट फॉर्मेट में लिखता हूं 3-4 बातें, क्योंकि आज आपके बीच मेरी पॉलिटी की पहली क्लास है आपके बैच में, इसलिए ये मेरा दायित्व तो बनता है कि आपको जितने कुछ भी अस्त्र शस्त्र चाहिए हो अपनी परीक्षा को साधने के लिए, वो शुरू में ही मैं आपको बता दूं। यहां कुछ भी छुपने छुपाने वाला नहीं है, ठीक है। पहली बात, +2 स्टैंडर्ड, +2 समझ रहे हैं ना, 10वीं के बाद की पढ़ाई को +2 कहते हैं, यानी 11वीं 12वीं। +2 स्टैंडर्ड की आप पॉलिटी की एनसीईआरटी ले लेंगे, ओके। नई पुरानी मिलाकर इनकी संख्या कुल 3 है, ठीक। 11वीं 12वीं की ये 3 एनसीईआरटी आप रख लेंगे। इसके अलावे किताब के रूप में आप डीडी बासु को रेफर करेंगे, है ना। डीडी बासु, दुर्गादास बसु। आप बोलेंगे कि मुझे डीडी बासु की पॉलिटी दे दो या कॉन्स्टिट्यूशन दे दो, तो शॉपकीपर आपको दे देगा। अब जाहिर सी बात है आपके बीच लक्ष्मीकांत वगैरह जैसी गाइड बुक काफी फेमस होगी। मैं आपसे कहूंगा इस तरह की गाइड बुक्स को आप अवॉइड करें, क्योंकि गाइड बुक में क्या होता है कि तथ्यों का एक जगह संग्रह तो दे दिया जाता है कि शायद कोई भी तथ्य पूछा जाए परीक्षा में उस किताब में आपको मिल ही जाएगा। वो एक कह सकते हैं कि विकिपीडिया का ही दूसरा नाम है। लेकिन जब बात संकल्पना की आती है, जब बात कंसेप्ट की आती है, तो ये सारी गाइड बुक धरी की धरी रह जाती है। तो हमें बेसिकली ऐसी मूर्धन्य सोर्स ऑफ रेफरेंस रेफर करना है जिसकी अपनी गुणवत्ता हो, जिसकी ऑथेंटिसिटी हो, है ना। और किसकी ऑथेंटिसिटी होगी? आपको नहीं लगता कि ऐसी किताब की ऑथेंटिसिटी होगी जो उस विषय के विशेषज्ञ द्वारा लिखी गई हो? अब मान लीजिए मैं कोई किताब लिख दूं, तो मैं संविधान वेता तो हो नहीं जाऊंगा, कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट तो हूं नहीं मैं। तो मेरी जो भी किताब होगी, हो सकता है विद्यार्थियों को बहुत अच्छी लगे, लेकिन जहां तक ऑथेंटिसिटी की बात आएगी, गुणवत्ता की बात आएगी, तो आपको नहीं लगता कि ये 2 दर्जे की ही होगी? प्रथम दर्जे की किसकी होगी? अब सपोज मान लो सुप्रीम कोर्ट का कोई बड़ा ही अनुभवी वकील ने कोई किताब लिख दी संविधान की, किसी जज के द्वारा, न्यायमूर्ति के द्वारा संविधान की किताब लिख दी गई, तो आपको नहीं लगता कि वो किताब विशेषज्ञों द्वारा लिखी गई किताब कहलाएगी और उसकी गुणवत्ता हमेशा बनी रहेगी, उसकी ऑथेंटिसिटी अनडिस्प्यूटेड होगी, उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता? समझ रहे मेरी बात? तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप किताब के रूप में डीडी बासु को रेफर करेंगे। इसके अलावा जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, जाहिर सी बात है जो चीजें हम लोग ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स के बीच उसका कंटेंट डिक्टेट कर दिया जाता है, यानी डिक्टेशन दे दिया जाता है, लिखवा दिया जाता है। यहां ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसका उपाय है। अब जैसे मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं ऑनलाइन क्लास के साथ जैसे यहां पढ़ा रहा हूं, वैसे कई सारे ऑफलाइन क्लासेस में भी पढ़ाता हूं, ऑफलाइन क्लासेस में लिखवाता भी हूं। तो जाहिर सी बात है वे बच्चे मेरे द्वारा लिखवाए गए कंटेंट का नोट्स बनाते हैं। मैं किसी बच्चे की जो क्लास नोट्स है, मेरे द्वारा पढ़ाए गए राज्य व्यवस्था के क्लास नोट्स, उसकी पीडीएफ मैं आपके बीच शेयर कर दूंगा। जाहिर सी बात है टॉपिक में हम उसी के अनुसार चलेंगे। आपके पास बिल्कुल अच्छी हैंडराइटिंग में लिखा हुआ नोट्स मिल जाएगा, लेकिन बता दूं वो मेरे द्वारा लिखा हुआ नोट्स नहीं है। अब मैं ही आपको पढ़ाऊं और बोल के लिखवाऊं और आप लिख लें, तो वो नोट्स तो आपके द्वारा लिखा हुआ होगा ना। तो हो सकता है उस पीडीएफ में वर्तनी के लिहाज से, यानी स्पेलिंग मिस्टेक जिसको कहते हैं ना, ह्रस्वी दीर्घई, मात्रा के लिहाज से मात्रात्मक गलतियां हो सकती है। हो सकता है उस छात्र ने कुछ 1-2 पॉइंट इधर उधर भी लिख दिया है, लेकिन पढ़ तो आप मुझसे ही रहे हैं। तो जब मुझसे पढ़ेंगे और मेरे ही द्वारा कहीं पढ़ाए गए नोट्स भी आपके पास तो हो सकता है उस नोट्स में छात्र ने यानी विद्यार्थी ने कुछ गलती भी कर दी, तो आप खुद से करेक्शन कर सकते हैं। तो आपको बिल्कुल क्लास नोट्स हैंड रिटन, इसका पीडीएफ फॉर्मेट में मैं अपनी पूरी पॉलिटी का नोट्स आपको पहले ही प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक।
अब इसका मतलब ये नहीं कि जितना मैं उसमें दिया हूं उतना ही आपको पढ़ाऊंगा, हो सकता है उसकी तुलना में 25 से 30% मैं अतिरिक्त आपको पढ़ाऊं, क्योंकि मैं तो आप पढ़ाऊंगा 2020 के लिहाज से, और हो सकता है जो नोट्स आपको मैं दे रहा हूं या मैं दूंगा उस नोट्स को मैं 2018-19 के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया हो। तो जो नई चीजें हैं वो यहां पर ऐड कर लेंगे आप खुद से, क्योंकि उसकी चर्चा तो मैं करूंगा ही, उस पर लेक्चर मैं आपको दूंगा ही दूंगा। तो इस तरह से आप अपडेट कर लेंगे और लिखने से बचेंगे, है ना। अलग से आपको बैठ के नोट्स नहीं बनाना पड़ेगा, जितना मैं समझाऊंगा बखूबी आप उसे समझेंगे। समझने के साथ साथ अब चूंकि पहले नोट्स आपके पास रहेगा पीडीएफ, तो हो सकता है कल क्या पढ़ाया जाएगा एक लंप सम उस टॉपिक में आप पढ़ चुके रहेंगे नोट से। यहां पढ़ाऊंगा हो सकता है 30-40% अतिरिक्त पढ़ाऊं, तो ये तो आपके लिए और फायदे की चीज है। बेसिक चीजें पहले से आप जान चुके होंगे। तो ये एक बात हुई, मैं आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। दूसरी बात, आपको मैं प्रिंटेड नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा एक साथ में। ये नहीं कि चैप्टर वाइज आप रख लो अपने पास, क्योंकि आमतौर पे देखो ऑफलाइन कोचिंग में भी क्या होता है, बच्चे टीचर द्वारा पढ़ाए गए नोट्स को ही आत्मसात कर ले, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। प्रिंटेड नोट्स बेसिकली हमारी आलमीरा की शोभा बढ़ाता है। तो तुम भी मान लेना कि संजय सर ने आपको दे दिया नोट्स, चलो आलमीरा में रख देते हैं, ये हमारा पॉलिटी का नोट्स है, टारगेट विद आलोक इंस्टीट्यूट के माध्यम से। बट जो हैंड रिटन नोट्स होगा, जो मैं आपको क्लास के अंदर आपके सामने पढ़ाऊंगा, इसके साथ कोई कंप्रोमाइज मत करना, कोई इफ बट मत करना। आई बेट श्योर कि अगर ध्यान से आपने मुझे अगले 85-90 घंटे तक अगर आपने फॉलो किया पूरे सिलेबस के दौरान, तो तय मानिए दोबारा कभी पॉलिटी की तरफ झांकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं गारंटीड कहता हूं आपको, कहीं झांकने की जरूरत नहीं पड़ेगी इधर उधर, चाहे सवाल मेंस के आए या फिर सवाल पीटी के आए। बस ध्यान से आप मेरे साथ एक एक चीज फॉलो करते चलेंगे। शुरुआत में जो मैं इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगा, ये भी क्लियर कर लो। इस सेक्शन में आपको कई दफा ऐसा लगेगा कि सर संविधान के शुरुआत में कभी जा रहे हैं, कभी कूद के बीच में आ जा रहे हैं, कभी लास्ट में चल जा रहे हैं। तो आप इसको लेकर परेशान नहीं होंगे। 4-5 लेक्चर में हो सकता है तो आपको ऐसा लगे कि थोड़ा सा मुश्किल सेक्शन कराया जा रहा है, बट इस मुश्किल सेक्शन से आप परेशान नहीं होंगे। ऐसा इसलिए हो जाता है ये मुश्किल कि हम लोग पूरे संविधान की ओवरहॉलिंग करते हैं। जब पूरे संविधान की ओवरहॉलिंग करेंगे, जैसे मान लीजिए आप अपनी बॉडी चेकअप कराने जाते हैं डॉक्टर के पास रेगुलर चेकअप के लिए, आप देखें ना, कभी आला इधर लगाएगा, कभी इधर लगाएगा, कभी इधर लगाएगा, कोई क्रम तो होता नहीं है। मींस जहां जहां उसे सेंसिटिव एरियाज दिखेंगी बॉडी के अंदर, सेंसिटिव साइट्स, वहां वहां वो चेक कर लेता है। तो ठीक इसी तरह हम लोग पूरे संविधान की एक होलिस्टिक ओवरव्यू लेंगे, और जब होलिस्टिक ओवरव्यू ले लेंगे फिर संविधान के विभिन्न अध्यायों के बारे में पढ़ेंगे सिलसिलेवार तरीके से। तब तय मानिए आप में से हर बच्चा यह महसूस करेगा कि पहले से हम इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ ना कुछ जान रहे हैं। मतलब यह विषय वस्तु आपके लिए नया नहीं रहेगा। समझ रहे मेरी बात? जैसे जैसे टॉपिक समाप्त होगा, खास करके जो रेगुलर टॉपिक है, जैसे आमतौर पे जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत करते हैं तो भारतीय संविधान की उद्देशिका से करते हैं। देन भाग 1 यूनियन एंड टेरिटरी, फिर भाग 2 सिटीजनशिप, फिर भाग 3 फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार, एंड सो ऑन सो फोर्थ। इस तरह से हम पूरे सिलेबस में आगे बढ़ते हैं और जुडिशियरी, लोकल गवर्नमेंट वगैरह पर जाकर हम सिलेबस को एकम्प्लिश कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। समझ रहे मेरी बात? तो जैसे ही मैं एक्चुअल टॉपिक में मूव करूंगा, एक्चुअल नहीं कहो, उसको रेगुलर टॉपिक कहो, नियमित अध्याय, जैसे मान लो प्रस्तावना मैंने पढ़ाया, प्रस्तावना को ही उद्देशिका बोलते हैं। तो जैसे ही प्रस्तावना में खत्म करूंगा, प्रस्तावना पे आधारित जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं, मैंने क्या बोला, जैसे ही प्रस्तावना समाप्त करूंगा, यानी समाप्त करने के पश्चात प्रस्तावना पे आधारित जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे, दूसरी तरफ जितने भी डिस्क्रिप्टिव बनेंगे राइटिंग टाइप, उन दोनों ही प्रश्नों को देन एंड देयर क्लास के अंदर ही फटाफट राउंड में हम लोग एड्रेस कर लेंगे, उसे सॉल्व कर लेंगे, ताकि आपको रियलाइज हो कि सर ने हमें जो पढ़ाया, पढ़ने के बाद क्या हम इस स्थिति में खुद को पाते हैं कि इस टॉपिक पे आधारित ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव सवालों को हल कर सकें। अगर आप बखूबी हल कर पा रहे हैं तो तय मानिए आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं, और अगर हल नहीं कर पा रहे हैं तो ध्यान रखना, या तो समस्या मुझ में है जो तुम्हें समझा नहीं पाया, या फिर समस्या तुम्हारे अंदर है कि मेरे समझाने के बाद भी तुम समझ नहीं पाए। समझ गए मेरी बात? क्योंकि ये पहला लेक्चर है, इसलिए मैं सारी जो फॉर्मल बातें हैं ये सब कुछ आपके सामने रख दे रहा हूं, ताकि बीच में कोई कंफ्यूजन वगैरह नहीं होगा। ठीक है, चलो अब हम लोग टॉपिक की हेडिंग डालते हैं, शीर्षक डालते हैं। शीर्षक क्या होगा? एन इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया।
भारतीय संविधान का एक परिचय। क्लियर है? भारतीय संविधान का एक परिचय। जब ये परिचय राउंड समाप्त हो जाएगा तो हम लोग बिल्कुल क्रमानुसार, क्रमवार उद्देशिका, संघ तथा इसके क्षेत्र, नागरिकता, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, बिल्कुल 1 to 1 हर टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, चलो। An introduction to the Constitution of India. Okay? भारतीय संविधान का एक परिचय है ना। समेकित रूप से पूरे संविधान के बारे में हम लोग यहां पढ़ेंगे, लेकिन भारतीय संविधान का परिचय लेने के दौरान हम कुछ ऐसे पहलुओं पर भी चर्चा करेंगे जिसका सीधे सीधे भारतीय संविधान से लेना देना नहीं होगा, फिर भी भारतीय संविधान को समझने के लिए उनकी अति आवश्यकता होगी। ठीक है, तो ये आपका एक मेजर टॉपिक हुआ है ना, ये एक बिग टॉपिक है और इस टॉपिक के अंदर कौन कौन से छोटे छोटे पहलुओं को डिस्कस करेंगे मैं उनका नाम लिखता हूं। ठीक, और इसके बाद फिर आपसे बताऊंगा आपको कि जब हम इसे डिस्कस कर लेंगे तो आखिर ऐसे कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं मेंस के जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और प्रीलिम्स के कौन कौन से सवाल बन सकते हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है ना। लेकिन नियमित रूप से प्रश्नों का जो संग्रह होगा आपके सामने जो डिस्कस करूंगा मैं, वो तब करूंगा जब हम लोग प्रीएम्बल से मूव करेंगे। प्रीएम्बल से पहले चूंकि होलिस्टिक ओवरव्यू है इसलिए ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल नहीं कराऊंगा आपके साथ में। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस यानी जो राइटिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं उन्हें हम लोग जरूर उसकी फॉर्मेटिंग करते हुए चलेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव बोथ हम लोग शुरू करेंगे प्रीएम्बल ऑनवर्ड्स, उद्देशिका तथा उसके बाद के टॉपिक से। क्लियर है? ओके, ये आपका पहला चैप्टर है और इस चैप्टर के अंदर बच्चे हम लोग बात करेंगे पहली बात। अच्छा, एक बात और, चूंकि ये हिंदी माध्यम का बैच है, आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, लेकिन फिर भी अगर मैं इंग्लिश का टर्म इस्तेमाल करूं तो आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। ऐसा इसलिए नहीं मैं कह रहा हूं कि अगर इंग्लिश का टर्म मैं इस्तेमाल भी करूंगा तो तय मानिए ऐसा कोई टर्म नहीं होगा जिसको केवल इंग्लिश में यूज करके मैं छोड़ दूं। इंग्लिश के साथ उसकी हिंदी में जरूर लिखूंगा। दूसरी बात, कई दफा मैं समझाते समय आप में से तमाम लोग वाकिफ भी होंगे मेरे अप्रोच से, कुछ चीजें मैं शॉर्टकट मैनर में लिखता हूं। जैसे मान लो कभी हमने लिखा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे करके, देखो कॉन्स्टिट्यूशन, और कभी हो सकता है इसके बदले में मैं केवल इतना ही लिख दूं कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये मत समझना कि सर की स्पेलिंग में कोई गड़बड़ी होगी इसलिए शॉर्टकट मार रहे हैं। ये मैं शॉर्टकट इसलिए मारता हूं कि यहां मेन उद्देश्य समझाना होता है, आपको शब्दों की वर्तनी बताना नहीं होता, स्पेलिंग बताना नहीं होता है ना। हमने लिख दिया CONSTN उसके हेड पे, तो इतने से भी आप समझ गए ना कि मैंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। तो अगर इस तरह का टर्म मैं यूज करता हूं तो आप परेशान नहीं होंगे। शॉर्ट फॉर्मेट तभी मैं यूज करता हूं जब उसके पहले कई बार एक्चुअल फॉर्मेट को यूज कर चुका होता हूं। अब लिखूं मैं कॉन्स्टिट्यूशन लेकिन बोलूं आपसे संविधान, तो भी आपको कोई एम्बैरेसमेंट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किम कर्तव्य विमूढ़ता का शिकार हो गए, असमंजस में पड़ गए कि यार ये टीचर कर क्या दिया। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ, तो ये सारी कुछ मूलभूत बातें हैं जिस पे आप गौर फरमाएंगे। इसके अलावा समझने में मैं कोशिश करूंगा एक एक चीज को इतना आसान तरीके से आपके सामने रखूं कि अगर ध्यान से आप एक बार सुन लें तो शायद ही फिर दोबारा उसे पढ़ने की आवश्यकता पड़े। आपको थोड़ा ध्यान से सुनना होगा। थोड़ा मैं बोलता भी हूं, स्पीड में बोलता हूं, ये आप सबको मालूम है। नहीं भी मालूम होगा तो मालूम अब तक चल गया होगा। और ये चूंकि इंसान की मैनरिज्म होती है, फितरत होती है,
जो छूटती नहीं है, ताउम्र चलती है। समझ रहे हो मेरी बात? कई तरह की होती है ऐसी फितरत। आप देखे होंगे कई लोग खड़े रहेंगे चुपचाप, तो पता चला बीच में ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे। ऐसा नहीं कोई खुजलाहट होती है, बस ये आदत है ऐसे ऐसे करने की, ऐसे। दैट इज द पार्ट ऑफ हिज मैनरिज्म, ये उसकी आदत का सवाल है। कोई चीजों को बड़ी स्पीडी बोलता है, ये भी एक मैनरिज्म है। फिर भी सामान्य रूप से मेरी कोशिश होगी कि बिल्कुल स्टूडेंट फ्रेंडली मैनर में अपनी चीजों को रखूं, और थोड़ी देर में आप मेरे साथ पूरी तरह एडजस्ट कर जाएंगे, ठीक है? तो ओके फ्रेंड्स, हैव अ लुक। देखिए, एन इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसके अंदर हम जिन बातों पर चर्चा करेंगे उसमें जो पहली अहम बात है वो कुछ इस तरह से देखिए। शब्द संविधान व राज व्यवस्था में संबंध, एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से हम लोग बातों को करने जा रहे हैं, एकदम जीरो लेवल। मैं मान के चलता हूं कि आपको पॉलिटी का पी नहीं आता, कॉन्स्टिट्यूशन का सी नहीं आता, है ना? तो यहां दो शब्दों के मतलब को जानने से अपनी चर्चा को प्रारंभ करेंगे। संविधान का क्या मतलब है, राज व्यवस्था से क्या तात्पर्य है। ओके, मीन्स मीनिंग ऑफ द टू टर्म्स, नेमली द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। अंग्रेजी में भी लिख दे रहा हूं, मीनिंग ऑफ द टर्म्स कॉन्स्टिट्यूशन एंड मीनिंग ऑफ द टर्म्स कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। इज इट ओके? ठीक, ये इट वुड बी द फर्स्ट फेसेट ऑफ डिस्कशन, द फर्स्ट इशू टू बी डिस्कस्ड। ये पहला ऐसा मुद्दा होगा इस ब्रॉडर डायमेंशन के भारतीय संविधान के परिचय के अंदर, जिस पे हम लोग गहन परिचर्चा करेंगे, क्या मतलब होता है इन दो शब्दों का। दूसरा लिख लीजिए, डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। संविधान, इसका देवनागरी फॉर्मेट लिख दे रहा हूं, संविधानवाद तथा संवैधानिक नैतिकता के मायने। यू नो द मीनिंग ऑफ मायने? मायने मतलब परिभाषा, मीनिंग मतलब, है ना? हम लोग समझेंगे कि संविधान क्या होता है, संविधानवाद की अवधारणा से क्या तात्पर्य है, साथ ही संवैधानिक नैतिकता आखिर किसे कहते हैं। समझ रहे हैं? इन तीन बातों को हम लोग यहां समझेंगे दूसरे फेसेट में। देखो, मैं बार बार फेसेट शब्द का इस्तेमाल करूंगा एंटायर सेशन में, तो ध्यान रखेंगे। यहां फेसेट का हिंदी मतलब होता है पहलू, है ना? नहीं कहते हैं कि विषय वस्तु के जरा सकारात्मक पहलू पर बल दो, जरा उसके नकारात्मक पहलू को गिनाओ। तो पहलू मतलब पॉइंट होता है ना? पॉइंट, इशू, मुद्दा, पहलू, है ना? मुद्दा, पॉइंट ऑफ डिस्कशन, पॉइंट ऑफ डिस्कशन, है ना? और कई दफा इसी को मैं शॉर्ट फॉर्मेट में कैसे लिखूंगा फेसेट को, देखो, F1, F2, है ना, F3 एंड सो ऑन सो फोर्थ। F1, F2, F3, जैसे मैंने यहां 1 लिखा हूं, इसको मैं चाहता तो ऐसे भी लिख देता, F1, F2। क्लियर है? आगे बढ़ूं? चलो, अब तीसरा फेसेट हम लोग देखते हैं। फेसेट 3,
यानी पहलू क्रमांक 3, भारतीय संविधान की विशिष्टताएं इसको अंग्रेजी में लिखते हैं सालिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सालिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, मैं साथ साथ कम से कम टर्म अंग्रेजी में इसलिए लिख रहा हूं कि कई दफा परीक्षा में अंग्रेजी टर्म को ही हिंदी में लिख देता है। जैसे मान लो, यहां देखो एक एग्जांपल, मैं मिटा दूंगा फिर। अंग्रेजी में यहां लिखा हुआ है यूनियन। ओके, यूनियन को हिंदी में देवनागरी में संघ कहते हैं, लेकिन परीक्षा में पूछे जाने वाले सवालों का जो ट्रेंड बनता जा रहा है ना इस समय, संभव है कि यूनियन को उसके बदले में संघ न लिखकर इसी को हिंदी में ऐसे लिख दे, यूनियन। अब पता चला कि यूनियन के बदले हमेशा आपने संघ 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 ये पढ़ा है। आपको नहीं लगता कि अगर यूनियन लिख दे सीधे सीधे हिंदी में तो थोड़ा सा एक मैटर ऑफ कंफ्यूजन हो जाएगा, वहां प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा आपके लिए? तो बेहतर होगा हम लोग दोनों ही स्वरूपों को साथ लेकर चलें, क्योंकि परिचर्चा तो हिंदी में हो ही रही है, कंटेंट सपोर्ट आपको हिंदी में प्रोवाइड कराया ही जाएगा। तो टर्म को अगर साथ में अंग्रेजी में देखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इससे आपकी सेहत पे कोई बुरा असर पड़ेगा। सेहत के लिए फायदेमंद ही होगा, मतलब पढ़ाई की सेहत के लिए। ठीक है, सालिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सालिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगला पहलू होगा नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? भारतीय संविधान की प्रकृति। भारतीय संविधान की प्रकृति है ना, नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद जो हम लोग अगला पहलू पढ़ेंगे, देखना ये सारे के सारे अपने आप में चैप्टर्स हैं। अगला पहलू होगा मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान का निर्माण या सृजन, भारतीय संविधान का निर्माण अथवा सृजन। टॉपिक डिस्कस करते के दौरान मैं आपको एट ए टाइम ये भी बताते चलूंगा कि इस टॉपिक का ये जो पॉइंट है या ये जो पक्ष है ये प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, अमुक पक्ष मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे क्या होगा कि टॉपिक की जो एक तरह से ग्रेविटी है उसको जज करने में आपको सहूलियत होगी। छठा है द डिफरेंट लैंडमार्क्स, द डिफरेंट लैंडमार्क्स ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। ओके, यानी भारतीय संविधान विकास, समझ रहे हो, भारतीय संविधान विकास से संबंधित विभिन्न आधार स्तंभ, विभिन्न आधार स्तंभ। यहां क्या लिखा है मैंने? आधार स्तंभ, लैंडमार्क्स, आधार स्तंभ। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे
अंग्रेजों की हुकूमत के दौरान संविधान विकास की दिशा में अलग अलग अधिनियमों के माध्यम से प्रयास किया गया और उन अधिनियमों की तमाम अच्छी अच्छी बातों को भारतीय मूल संविधान में, जो आज का वर्तमान का संविधान है, हमारा अपना संविधान, उसमें उन्हें कैसे समाहित किया गया। यानी उन अधिनियमों से बढ़ते बढ़ते कैसे हिंदुस्तान का वर्तमान संविधान निर्मित हुआ, उन सारे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को हम देखेंगे, उन सारे ऐतिहासिक परिदृश्य को टटोलेंगे, जिसमें द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 यानी 1773 का नियामक अधिनियम है ना, द पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 1784 का पीट का भारत अधिनियम है ना, ऐसे ही करके जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 का भारत सरकार अथवा भारत शासन अधिनियम, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 भारत सरकार अथवा भारत शासन अधिनियम 1935 एंड साथ में इंडियाज इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 और फिर उसके बाद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पन्नों को हम उल्टाना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे हमारे टॉपिक हैं। तो जो पहला अध्याय है हमारा आपके लिए इस क्लासरूम प्रोग्राम का पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो ये है कि एन इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान का एक परिचय। और भारतीय संविधान के एक परिचय के तहत हम लोगों ने 6 बिंदुओं को रखा है, जिसमें देखिए मतलब 6 मुद्दों को रखा है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर मैं पन्ना उल्टाऊं इधर तो देखो, पहला मुद्दा है हम संविधान व राज्य व्यवस्था में अंतर्निहित संबंध का मतलब समझेंगे। दूसरा, हम यह समझेंगे कि वास्तव में संविधान से तात्पर्य क्या है, संविधान कितने प्रकार का होता है ना, संविधानवाद किसे कहते हैं, संवैधानिक नैतिकता किसे कहते हैं। और इस पे आधारित जो मेंस के क्वेश्चन होंगे उन प्रश्नों को मैं पहले ही आपके सामने पेश कर दूंगा और फिर इस पे चर्चा हम लोग करेंगे। अब जैसे मान लो पहला पहलू है संविधान तथा राज्य व्यवस्था में क्या कुछ अंतर संबंध निहित है, तो यहां से सवाल नहीं पूछेगा आपसे। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग को पुख्ता बनाने के लिए मैंने स्वयं से ये फेसेट निर्धारित किया है। इससे क्या होता है कि कोई भी कैंडिडेट विषय वस्तु की शुरुआत में ही उस पर अपनी पकड़ को मजबूत करना शुरू कर देता है ना। अब कोई मान लो इतिहास पढ़ रहा है और उसे यही नहीं मालूम है कि इतिहास कहते किसे हैं, तो फिर सब बेकार है पढ़ना। यानी बिल्कुल अगर बेसिक लेवल से आप चलते हैं तो आगे की चीजों को समझना भी आपके लिए बेहद आसान हो जाता है। ओके, तो इस तरह से ये 2 फेसेट हो गए। तीसरा फेसेट आपने देखा ही। एनीवे, चलो अब 1 बाय 1 करके हम लोग डिस्कस करते हैं इसको। हाँ, तीसरा फेसेट ये है भारतीय संविधान की विशिष्टताएं, भारतीय संविधान की प्रकृति, ये चौथा फेसेट है, चौथा पहलू है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। पांचवा पहलू है भारतीय संविधान का निर्माण अथवा सृजन और छठा पहलू है भारतीय संविधान विकास से संबंधित विभिन्न आधार स्तंभ, माइलस्टोन्स, ओके, लैंडमार्क्स। चलिए, पहला शब्द संविधान व राज्य व्यवस्था में अंतर संबंध। आगे बढ़ता हूं मैं। कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, संविधान व राज व्यवस्था। ओके, संविधान व राज व्यवस्था। देखिए, हम लोग इस पे आएंगे इन 2 शब्दों के मायने पर, बट एक बात आप समझ लीजिए कि किसी भी देश के अंदर जो राज्य है, जो सरकार है, सरकार व व्यक्तियों का जो अंतर संबंध होता है, इन अंतर संबंधों को निर्धारित करने में सबसे बड़ी भूमिका होती है देश की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था का। यानी जिस देश के अंदर शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था जन कल्याणकारी हो, लोक कल्याणकारी हो, वहां आप अक्सर पाएंगे कि सरकार और जनता के बीच नजदीकी का संबंध है, राज्य व लोगों के बीच नजदीकी का संबंध है। अगर मान लीजिए
सरकारें लोकप्रिय ना रहें, यानी जनता को ध्यान में न रखते हुए अगर वो काम करना शुरू करे, तो ऐसी स्थिति में आपको नहीं लगता कि जनता का सरकार से विश्वास उठ जाएगा? जब जनता का सरकार से विश्वास उठ जाएगा तो आपको नहीं लगता कि राज्य व व्यक्ति के बीच जो संबंध है वो संबंध कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो जाएंगे, वो कहीं ना कहीं कुप्रभावित होंगे? तो अक्सर यह महसूस किया गया है कि देश की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था जो है, देश की जो शासन प्रणाली है, वह सरकार को जनता से बेहतर तरीके से कनेक्ट कर पाती है। जितनी बेहतर शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था होगी, तय मानिए सरकार से अथवा राज्य से, आगे आप पढ़ेंगे भारतीय संविधान के भाग 3 के अंदर अनुच्छेद 12 के अनुसार जब राज्य की परिभाषा आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि केंद्र व राज्य स्तरों पर मौजूद सरकारें भी राज्य की श्रेणी में आती हैं। राज्य की श्रेणी में और भी अलग अलग निकाय आते हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे जब संविधान के भाग 3 पे पहुंचेंगे। लेकिन अभी के लिए जान लीजिए कि अगर कोई कहे कि राज्य तथा लोगों का संबंध, तो दूसरे अर्थों में आप कह सकते हैं कि सरकार तथा उसके लोगों का आपस में संबंध। राज्य से लोगों का बेहतर संबंध तभी बन पाता है जब सरकारें जन कल्याणकारी हो, यानी जन कल्याणकारी नीतियों का सृजन व क्रियान्वयन करें। शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था में आम जनता की सहभागिता व भागीदारी सुनिश्चित हो। अगर शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था में आम जनता की भागीदारी को आप नजरअंदाज करेंगे, वैसी स्थिति में स्टेट वर्सेस पीपल, इन दोनों के बीच, राज्य बनाम लोग, इन दोनों के मध्य बेहतर तालमेल बैठाना मुश्किल हो जाएगा। जब राज्य के साथ उसके लोगों का तालमेल गड़बड़ होने लगता है तो समझ लीजिए कि उस स्थिति में वह राज्य या फिर वह सरकार अलोक कल्याणकारी रास्ते पर निकल पड़ी है। और जब सरकारें लोक कल्याणकारिता को नजरअंदाज करने लगे तो वहीं पर अराजकता पैदा होती है, वहीं पर विधि के शासन का लोप हो जाता है, वहीं पर वाक व अभिव्यक्ति की आजादी संकीर्ण हो जाती है और कहीं ना कहीं एक गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था का सूत्रपात होने लगता है। इसलिए आवश्यक है कि राज्य तथा उसके लोगों के बीच कैसा संबंध बना रहे? मधुर संबंध बना रहे। और यह मधुर संबंध तभी बनेगा जब राज्य लोक कल्याणकारी रास्ते पर चलते हुए आम जनमानस के लिए उपयुक्त नीतियों का सृजन व क्रियान्वयन करेगा, जिससे आम जनमानस का उत्थान या फिर कह सकते हो अधिक से अधिक विकास सुनिश्चित हो सके। तो सरकार व लोगों का जो संबंध है, जैसा मैंने बताया, अब तक इतने एग्जाम्पल मैं इसीलिए दे रहा था कि आप ये समझ सके कि सरकार तथा उसके लोगों के बीच जो संबंध होंगे वो सरकार की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था पर बहुत हद तक निर्भर करेंगे। ठीक है, तो देखिए, किसी भी देश की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करने वाले कुछ पहलू होंगे। ठीक है भाई, उन्हीं पहलुओं के आधार पर देश की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन होगा। यहां पहलू का मतलब प्रिंसिपल, सिद्धांत। और देखें, देश की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करने वाले जो पहलू हैं, अगर उन पहलुओं को किसी दस्तावेजी स्वरूप में संकलित कर दिया जाए, समझ रहे मेरी बात, तो उसी को संविधान बोलेंगे। जैसे शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करने वाले, मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, 5 पहलू हैं, सपोज X, Y, Z, A एंड B, यानी इन्हीं 5 बिंदुओं के आधार पर किसी देश की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन हो रहा है। ठीक है जी। अब मान लीजिए कि इन 5 पहलुओं को, इन 5 बिंदुओं को, इन 5 सिद्धांतों को हम एक दस्तावेज के रूप में, डॉक्यूमेंट के रूप में संकलित कर दें। संकलित समझ रहे हैं? समाहित कर दें। तो ये 5 बिंदु जिस दस्तावेज में समाहित होंगे, उसी दस्तावेज को हम क्या बोलेंगे? संविधान बोलेंगे। मेरी बात समझ पा रहे हो? यानी संविधान एक दस्तावेज होता है और इस दस्तावेज के अंदर क्या कुछ लिखा होता है? देश की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करने वाले विभिन्न पहलू, यानी जिन पहलुओं के आधार पर किसी देश की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन होता है,
वे सारे पहलू इस संविधान में संकलित होते हैं। समझ रहे हैं? तो संविधान एक प्रकार की थ्योरेटिकल संकल्पना है, एक सिद्धांतीय स्वरूप है। समझ रहे हैं? नहीं कहते हैं कि कौन सी थ्योरी, और थ्योरी पे आधारित हम क्या वो करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं। तो देखिए यहां तो हमने समझ लिया कि देश की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करने वाले पहलू जिस दस्तावेज में समाहित होंगे उसी दस्तावेज को संविधान कहते हैं। और दूसरी, संविधान में निहित इन पहलुओं को जब हम व्यवहार में लाने लगते हैं, उनका एप्लीकेशन स्टार्ट कर देते हैं, उनका क्रियान्वयन शुरू कर देते हैं, तो वहीं पर किसका प्रस्फुटन होता है, किसका जन्म होता है, राजव्यवस्था का, राजव्यवस्था का। तो एक तरह से आप समझ लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है यह एक सैद्धांतिक पक्ष है, सैद्धांतिक पक्ष, सैद्धांतिक पक्ष। अगर छोटा छोटा लिखा हुआ लगे तो आप इसे जूम कर लेंगे, सैद्धांतिक पक्ष है। और देखो जब यही सैद्धांतिक पक्ष व्यवहारिक स्वरूप लेता है, व्यवहारिक स्वरूप, तो वहीं पर किसका अभ्युदय होता है, राजव्यवस्था का, पॉलिटी का। उम्मीद करता हूं आप ये बात समझ गए होंगे। देखो अगर कोई कहे संविधान, तो संविधान के माध्यम से भी हम किस उद्देश्य को साधते हैं, किस लक्ष्य को साधते हैं, किस टारगेट को साधते हैं। सीधी सी बात, देश की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करने वाले बिंदुओं को। राज्य व्यवस्था की भी बात होगी तो अगेन हम किन बिंदुओं को लक्षित करेंगे, देश की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करने वाले बिंदुओं को। तो अगर दोनों में कोई फर्क है, वास्तव में देखा जाए तो संविधान व राज्य व्यवस्था दोनों के निहितार्थ एक से हैं, दोनों के निहितार्थ एक से हैं, दोनों के मायने एक से हैं। बस फर्क क्या है, इनके स्वरूप में। पहला एक सैद्धांतिक स्वरूप की तरफ निर्दिष्ट करता है, दूसरा व्यवहारिक स्वरूप की तरफ निर्दिष्ट करता है। दोनों के अंदर अगर कोई उभयनिष्ठ बात आप पाएंगे, कोई कॉमन सी बात पाएंगे, वो कौन सी बात होगी, वो ये होगी कि दोनों ही के माध्यम से देश की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करने वाले पहलुओं को उजागर किया जाता है, बिंदुओं को उजागर किया जाता है। बस फर्क यह है कि संविधान के अंदर देश की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करने वाले बिंदु सैद्धांतिक स्वरूप में होंगे, थ्योरेटिकल फॉर्म में होंगे। समझ रहे हैं? और देखिए, और थ्योरेटिकल फॉर्म में जो बिंदु हैं, अगर उन्हीं बिंदुओं को हम अप्लाई करना शुरू कर दे, उन्हें एक्सिक्यूट करने लगे, उन्हें व्यवहार में लाने लगे, तो वहीं पर किसका जन्म होगा, राज्य व्यवस्था का। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि संविधान तथा राज्य व्यवस्था, इन दो शब्दों के निहितार्थ क्या हैं, इनके मायने क्या हैं, आप बखूबी समझ पाए होंगे। क्लियर है ये बात? तो ये हमारा पहला फेसेट था डिस्कशन का कि संविधान व राज्य व्यवस्था का मतलब समझ सकें। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसे हमने डिस्कस कर लिया, संविधान व राज्य व्यवस्था के तात्पर्य क्या है। संविधान व राज्य व्यवस्था, एक बार फिर मैं दोहरा देता हूं, दोनों ही के माध्यम से देश की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करने वाले बिंदुओं का परिचय होता है। बस फर्क यह है कि अगर इन बिंदुओं को दस्तावेजी स्वरूप में लिख दिया जाए तो उसी दस्तावेज को संविधान कहेंगे, और संविधान रूपी दस्तावेजी स्वरूप में, यानी संविधान रूपी दस्तावेजी स्वरूप में अंकित बिंदुओं को जब हम व्यवहार में ला देंगे तो वहीं पर किसका जन्म हो जाएगा, राज्य व्यवस्था का। क्लियर है? यही कारण है कि अगर किसी देश के संविधान की प्रकृति आपको मालूम चल जाए तो तय मानिए उस देश की राज्य व्यवस्था की प्रकृति भी आप इजीली, आसानी से समझ पाएंगे, क्योंकि जैसी प्रकृति उस देश के संविधान की होगी वैसी ही हूबहू प्रकृति उस देश की राज्य व्यवस्था की भी होगी, क्योंकि दोनों के आधार स्तंभ क्या है, शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करने वाले तमाम बिंदु। ओके, फाइन। अब हम लोग चर्चा करते हैं पहलू क्रमांक 2, यानी सेकेंड पॉइंट ऑफ डिस्कशन, फेसेट नंबर 2। फेसेट नंबर 2 क्या है, संविधान, संविधानवाद तथा संवैधानिक नैतिकता के मायने। देखिए,
संविधान संविधानवाद तथा संवैधानिक नैतिकता आखिर किसे कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। अब इस पहलू को जब हम डिस्कस करेंगे तो इस पे आधारित 4 से 5 बेहद महत्वपूर्ण व कंसेप्चुअल सवालों का जवाब लिख पाने की स्थिति में हम खुद को पाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि डिस्कशन के बाद इन पे आधारित आखिर कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मैं सबसे पहले उन प्रश्नों को आपके सामने पेश करता हूं ताकि जब हम लोग डिस्कस करें और आप मेरे द्वारा कही गई बातों को समझने का प्रयास करें तो समझने के पश्चात आपको मालूम चल जाए कि हाँ, सर ने शुरुआत में जो प्रश्न दिए थे अब हम आसानी से उस प्रश्नों का आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, साथ में जो ऑब्जेक्टिव इश्यूज आएंगे वो भी आपके सामने मैं बोर्ड पे ही सीधे सीधे लिख दूंगा ताकि आपको कोई असुविधा ना हो। तो देखो जी, इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप बच्चे 4 से 5 सवालों का उत्तर लिख पाने की स्थिति में होंगे, जिसमें पहला सवाल होगा संविधान किसी देश की मूल विधि होता है। सुस्पष्ट करें। संविधान किसी देश की मूल विधि होता है, सुस्पष्ट करें। यह पहला क्वेश्चन यहां से बनेगा। दूसरा क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन हिंदी में ही लिख रहा हूं। दूसरा, अधिनियमित तथा अभ्युदित संविधान में फर्क करें, यानी अंतर बताएं। पूछा जा सकता है 150, 200, 250 शब्दों में उत्तर लिखने को। हम लोग जब चर्चा पूरी करेंगे तो तय मानिए आप उस स्थिति में होंगे कि इन सारे प्रश्नों को ठीक तरीके से आंसर राइटिंग कर सके, इनको लिख सके, इनका उत्तर लिख सके, है ना। अधिनियमित तथा अभियोजित संविधान में अंतर बताएं, फर्क करें। तीसरा क्वेश्चन, लिखित तथा अलिखित संविधान में विभेद करें। अगेन विभेद करें का मतलब क्या हुआ? अंतर बताएं। लिखित तथा अलिखित संविधान में विभेद करें, अंतर बताएं। चौथा क्वेश्चन, लोकतांत्रिक तथा अलोकतांत्रिक संविधान में क्या फर्क है? लोकतांत्रिक तथा अलोकतांत्रिक संविधान में अंतर बताएं, अंतर बताएं। लोकतांत्रिक तथा अलोकतांत्रिक संविधान में अंतर बताएं। अगर मेरे द्वारा लिखी हुई चीजें साफ साफ नहीं भी दिख रही हो, क्योंकि कई दफा मैं लिख देता हूं फिर सामने खड़े रहता हूं, तो उसको लेकर परेशान नहीं होंगे, क्योंकि जो मैं लिखता हूं उसको 2 से 3 बार बोलता हूं। लोकतांत्रिक तथा अलोकतांत्रिक संविधान में अंतर करें। एक बार इधर हो जाता हूं, आप देख लो सारा एक नजर, ठीक है।
5वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, संविधानवाद से क्या तात्पर्य है तथा इसे बढ़ावा देने के लिए हमें किन उपागमों पे उपागमों पे का मतलब हुआ किन किन पॉइंट्स पे, किन किन बिंदुओं पर, किन किन पहलुओं पर बल देना होगा या बल देना चाहिए। समझ रहे हैं? ये 250 वर्ड्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। 6ठा क्वेश्चन, संवैधानिक नैतिकता संवैधानिक नैतिकता से क्या तात्पर्य है तथा इसके माध्यम से लोकतंत्र व सामाजिक समानता की अवधारणा की प्राप्ति आखिर किस हद तक मुमकिन है। किस हद तक, हद मतलब स्तर, किस हद तक मुमकिन है। समझ रहे हैं? क्वेश्चन फिर से सुनिए। संवैधानिक नैतिकता से क्या तात्पर्य है, और इस प्रश्न के साथ एक टेल टाइप प्रश्न भी जुड़ा हुआ है, एक दूसरे प्रश्न की पूंछ लगी हुई है। वो क्या है? इसके माध्यम से लोकतंत्र व सामाजिक समानता की अवधारणा की प्राप्ति आखिर किस हद तक मुमकिन है। मुमकिन बोले तो संभव है, पॉसिबल है। 7वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, यदि भारतीय संविधान से संविधानवाद को हटा दिया जाए तो ना ही न विधि के शासन की संकल्पना बचेगी, ना ही भारत के लोगों को प्राप्त नागरिक अधिकार। ये एक स्टेटमेंट है। क्या लिखा मैंने? यदि भारतीय संविधान से
संविधानवाद की अवधारणा को हटा दिया जाए तो ना तो विधि के शासन की संकल्पना बचेगी, ना ही भारत के लोगों को प्राप्त नागरिक अधिकार। इस कथन से आप कहां तक सहमत हैं? इस कथन से आप कहां तक सहमत हैं? तर्क सहित उत्तर प्रस्तुत करें। तर्क सहित उत्तर प्रस्तुत करें। ठीक है बच्चे, तो देखो दूसरा फेसेट जब हम लोग करेंगे संविधान, संविधानवाद तथा संवैधानिक नैतिकता के अभिप्राय, तो आप इन 7 सवालों को हल कर पाने की स्थिति में होंगे। और तय मानिए मैं तो 7 ही सवाल आपके सामने रखा हूं, अगर घुमा फिरा के इस तरह के चाहे जो भी सवाल पूछे जाएं, आप हर तरह के सवाल को हल करने की स्थिति में होंगे। और देखो अभी तो टॉपिक हमने डिस्कस नहीं किया है, तो थोड़ा सा ये लग रहा होगा कि ये सवाल थोड़े जटिल प्रकृति के हैं। नो डाउट ये जटिल प्रकृति के हैं। तो आपको क्या लग रहा है, मतलब आईएएस की एग्जाम को आप लॉलीपॉप समझ रखे हैं? जटिल प्रकृति के हैं तो काम भी करना पड़ेगा उतने ही मेहनत कश तरीके से। और रही बात उन जटिलता को अनलॉक करने की, उन्हें खोलने की, तो हम टीचर्स किस लिए हैं? ऐसा तो है नहीं कि मंगल ग्रह से मैं ये प्रश्न लाया हूं। इन सारे प्रश्नों का उत्तर आप बखूबी लिख पाएंगे जब ध्यान से आप मेरे लेक्चर को समझेंगे, सुनेंगे। तो अब हम लोग आते हैं टॉपिक पे, संविधान, संविधानवाद तथा संवैधानिक नैतिकता के अभिप्राय। ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने इसलिए रख दिया कि ये आपके सामने टारगेट है। यहां टॉपिक जो आप पढ़ रहे हैं ना, इतना तो तय है ना कि ज्ञानी बनने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, परीक्षा निकालने के लिए पढ़ रहे हैं। तो ध्यान रखेंगे हर वो टॉपिक जो आपके सम्मुख में डिस्कस करूंगा, मेरा एक व एकमात्र उद्देश्य होगा कि उन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद आईएएस प्रारंभिक व मुख्य इन दोनों ही परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों की बाधा को आसानी से मेरे बच्चे पार कर सके, मेरे स्टूडेंट्स क्रॉस कर सके। हो सकता है आसान आसान बातें आपको पढ़ा दूं, लॉलीपॉप टाइप जिसको मैं बोलता हूं, आपको मजा भी आएगा। बीच में शेरो शायरी चुटकीलेबाजी भी कर दूं, मजा आएगा खूब। लेकिन क्लास तो चुटकीलेबाजी की जगह नहीं होती ना। आप 2 घंटे का लेक्चर अटेंड करो, जाओ थिएटर में, नाचो गाओ, कौन रोका है तुम्हें? मूवी देखो। ये वो जगह नहीं है जहां शेरो शायरी पढ़ी जाए। यहां तो बात मुद्दे की होगी, और जो भी मुद्दा उठेगा सिविल सेवा से संबंधित उठेगा। क्लियर है? चलो आप समझेंगे बिल्कुल प्यार प्यार से। संविधान, संविधान, संविधानवाद तथा संवैधानिक नैतिकता, इन तीनों में से मैंने पहले पॉइंट को उकेरा है आपके सामने। वो क्या है? संविधान। अभी हम भारतीय संविधान की बात नहीं करेंगे, अभी केवल संविधान की बात करेंगे। अब ध्यान से समझेंगे कि संविधान होता क्या है। अब तक तो संविधान व राज व्यवस्था, उन 2 शब्दों का अंतर संबंध मैं आपको बताया था। अब औपचारिक रूप से वो जो पॉइंट था अनौपचारिक था। आपने देखा होगा पहले फेसेट पे मैंने आपके सामने कोई प्रश्न नहीं रखे, लेकिन दूसरे फेसेट पे देखिए प्रश्नों की मैंने अंबार लगा दी। अभी मैं चाहता तो 15-20 प्रश्न लिख देता, लेकिन वो जो भी प्रश्न होते उनका भी उत्तर कमोबेश वैसा ही होता जैसा अभी आपने देखा था 7 प्रश्नों का। इन 7 प्रश्नों का जो उत्तर होगा उनसे संबंधित दूसरे प्रश्नों का भी वैसा ही उत्तर होगा। तो कंटेंट में कोई फर्क नहीं आएगा। इसलिए मैं सोचा कि 6-7 प्रश्न आपकी जेहन में रहे, आपकी नजरों के सामने रहे, तो टॉपिक को लेकर एक क्लियर कट कंसेप्ट आपका बना रहेगा, है ना? क्योंकि हमारे सामने हमारा उद्देश्य होना चाहिए, कोई भी कार्य उद्देश्य विहीन नहीं होना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि आप दीवार पे धक्के मारो, आपको नहीं लगता कि आपके इस कार्य का कोई औचित्य नहीं है? आप अपनी ऊर्जा को अन्यथा जाया कर रहे हैं। दीवार पे धक्के मार के क्या कर लेंगे? अगर कुछ परिवर्तन ही करना चाहते हैं, अपने बल का सही प्रयोग करना चाहते हैं, तो कहीं और करो। दीवार से माथा लड़ाने का कोई मतलब नहीं बनता। एनीवे, इसलिए हम जो भी कार्य करेंगे हमारे सामने लक्ष्य बिल्कुल निर्धारित होगा, और उसी लक्ष्य के मद्देनजर हमारी प्रिपरेशन चलेगी, हमारी तैयारी चलेगी। ठीक है? तो देखो जी, संविधान। अब कोई भी आपसे कहता है, आप देखे होंगे जब बुक स्टॉल पे आप जाते हैं तो कई दफा आप बोल देते हैं कि यार दुकान वाले भैया
मुझे भारतीय संविधान की किताब दे दो, मुझे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की बुक दे दो, हालांकि बहुत कम लोग मांगते हैं, वो हम जैसे मास्टर मांगते हैं, स्टूडेंट्स आमतौर पे नहीं मांगते, लेकिन फिर भी आप भारतीय संविधान तो मांगते हैं ना। तो आपका उद्देश्य क्या होता है? एक किताब लेना जिसके अंदर भारत के संविधान के बारे में तमाम बातें लिखी हो। एक्चुअली वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता, हाँ, बट कॉन्स्टिट्यूशन का एक रेप्लिका होता है। भाई मूल संविधान थोड़ी आपको बेचने के लिए दिया जाएगा। एनीवे, इतना तय है कि संविधान एक किताब के रूप में आपको मिलती है। किताब को ही हम दस्तावेज भी कह सकते हैं। तो यहां लीगल टर्मिनोलॉजी में कॉन्स्टिट्यूशन को हम पुस्तक ना बोलकर क्या बोलते हैं? दस्तावेज बोलते हैं। अंग्रेजी में इसी को डॉक्यूमेंट कहते हैं, है ना। तो देखिए, पहली बात आप ध्यान रखेंगे, किसी भी देश का संविधान, नो मैटर वेदर यू आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूके, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूएसए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इजराइल, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सऊदी अरबिया एंड सो ऑन सो फोर्थ, नो इशू। आप चाहे जिस भी देश के संविधान की बात कर रहे हैं, पहली बात गांठ मान लेंगे, संविधान हमेशा हमेशा एक दस्तावेज के स्वरूप में होता है, डॉक्यूमेंट, यानी किताब टाइप दिखेगा। एनीवे, अब क्या करना है, संविधान के अलग अलग भागों को, उसके कवर को फाड़ दो और पन्ने के रूप में निकाल के उसे फाइल में रख लो, तो भी तो दस्तावेज ही कहोगे ना। हाँ, तो संविधान एक दस्तावेज होता है। ये कौन सी बला होती है? दस्तावेज। अब सवाल ये उठता है कि संविधान रूपी किताब को अगर आप दस्तावेज बोलते हैं, तो भौतिकी रूपी किताब को भी दस्तावेज बोल सकते हैं, रसायन शास्त्र केमिस्ट्री को भी दस्तावेज बोल सकते हैं, अंग्रेजी के नोट्स को दस्तावेज बोल सकते हैं। तो भाई उन दस्तावेजों और संविधान रूपी दस्तावेज में क्या कुछ फर्क होता है? क्या कुछ फर्क होगा? जी बिल्कुल होगा फर्क। वो फर्क कैसे निर्धारित करेंगे? ध्यान दीजिए, ये जो संविधान रूपी दस्तावेज होता है, इसे वैधानिक मान्यता प्राप्त होती है। क्या होती है? वैधानिक मान्यता, यानी यह वैधानिक रूप से प्रमाणित एक दस्तावेज होता है ना। कैसा दस्तावेज होगा? ध्यान देना, वैधानिक रूप से प्रमाणित। वैधानिक रूप से प्रमाणित, यानी इसे वैधानिकता प्राप्त होती है। इट इज लीगली सैंक्टिफाइड वन, इट इज लीगली अप्रूव्ड वन, इट इज लीगली वारंटेड वन, इट इज लीगली जस्टिफाइड वन। जितनी बातें बोला उसका एक ही मतलब है, यह वैधानिक रूप से प्रमाणित होता है। अब सवाल यह उठता है कि चलो साहब, हमने मान लिया संविधान एक तरह से वैधानिक मान्यता प्राप्त दस्तावेज होता है। अब जब दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है, बुक है, तो आखिर इस बुक में क्या कुछ संकलित किया गया होता है? क्या कुछ लिखा गया होता है? क्या कुछ समाहित किया गया होता है? आपको नहीं लगता कि आपके अंदर यह जानने की कहीं ना कहीं अभिलाषा जागृत होने लगेगी? समझ रहे मेरी बात? तो देखो, जैसा कि मैंने पहले फेसेट के अंदर आपको पढ़ाया था, जब संविधान व राज्य व्यवस्था के अंतर संबंध को आपके सामने मैं निरूपित कर रहा था, तो आपको मालूम था ना, मैंने बताया था, क्या बताया था, कि इसके माध्यम से देश की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करने वाले, रेगुलेट करने वाले पहलुओं को संकलित किया गया होता है। यानी इतना तय हो गया कि संविधान रूपी वैधानिक दस्तावेज के अंदर क्या होगा? देश की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करने वाले पहलू यानी बिंदु यानी सिद्धांत समाहित होंगे। अब बच्चे, मैं उम्मीद करता हूं आप इस बात को समझ गए होंगे, संविधान कहते किसे हैं। पहली बात, मैं किधर हटूं कि तुम लोगों को पूरा दिखे, इतना ठीक है? हां, देखो, पहली बात, संविधान वैधानिक रूप से प्रमाणित,
एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसके अंदर देश की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करने वाले पहलू समाहित होंगे। यानी शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करने वाले सिद्धांत समाहित होंगे, मूलभूत शासकीय सिद्धांत समाहित होंगे। समझ रही मेरी बात? तो अगर किसी दस्तावेज के अंदर देश की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करने वाले मौलिक सिद्धांत समाहित हो, मूलभूत सिद्धांत समाहित हो, शासकीय सिद्धांत समाहित हो, तो उस दस्तावेज को क्या नाम देंगे आप? संविधान। क्लियर है? तो ये बात बिल्कुल गांठ बांध लेंगे। दूसरी बात, अब यहां से एक एक पहलू को आप ध्यान देंगे। अभी तक बस आपने यही समझा है कि संविधान एक दस्तावेज होता है, इस दस्तावेज को वैधानिक मान्यता प्राप्त होती है, और इसी से संबंधित तीसरी बात, इस दस्तावेज के अंदर क्या कुछ संकलित होता है, क्या कुछ समाहित होता है? बताओ क्या होता है? देश के शासन प्रशासन को संचालित करने वाले शासनिक प्रशासनिक सिद्धांत समाहित होते हैं। क्लियर है? यानी संविधान के अंदर आप हर उन बिंदुओं को पाएंगे जिन बिंदुओं का इस्तेमाल देश के शासन प्रशासन को चलाने में किया जाता है। क्लियर? चल, अब यहां से बच्चे दूसरी बात आप ध्यान रखेंगे संविधान के संदर्भ में। चाहे जिस देश के भी संविधान की आप बात कर रहे हो, जिस देश का भी संविधान हो, चाहे वो भारत का संविधान हो, श्रीलंका का संविधान हो, अमेरिका का संविधान हो, किसी भी देश का हो, हर देश का संविधान अपने अपने देश की मूल विधि की संज्ञा प्राप्त किया होता है। यानी देश का संविधान देश की मौलिक विधि के रूप में जाना जाता है। मौलिक विधि का मतलब समझ रहे हैं? देखिए, यह देश की मौलिक अथवा मूल विधि के रूप में जाना जाता है। देखो जी, विधि को हम लोग क्या बोलते हैं? जैसे कानून, रेगुलेशंस, इनैक्टमेंट्स, लॉज, है ना। अब जाहिर सी बात है, हर देश में तमाम कायदे कानून होते हैं। अब चाहे जो भी कायदे कानून हो, आप ध्यान रखेंगे उस देश का सबसे बड़ा कायदे कानून किसे माना जाएगा? उस देश के संविधान को। जैसे मान लो कि यह कोई देश एक्स है और इस एक्स देश में तमाम कानून है। जैसे मान लो लॉ 1, लॉ 2, लॉ 3 एटसेट्रा, कई सारे कानून हैं। और जाहिर सी बात है, देश एक्स का अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी है। कॉन्स्टिट्यूशन, तो बताओ मैंने क्या बोला कि चाहे कोई भी देश हो, उस देश का जो संविधान होगा वह संविधान उस देश का सबसे बड़ा कानून होगा। तो उपलब्ध ये जितने लॉ हैं 1, 2, 3, L1, L2, L3 और इन्हीं जैसे अनेक, इन सब में सबसे मर्यादित दर्जा किसे प्राप्त है? संविधान रूपी कानून को। यानी देश का संविधान ही देश की सर्वोच्च विधि होता है, देश की मूल विधि होता है। अब यहां सर्वोच्च विधि या मूल विधि का क्या तात्पर्य है? देखिए, अगर हमने संविधान को, जैसा अभी अभी आपके सामने मैंने बोला कि संविधान चाहे किसी भी देश का हो, उस देश का मतलब जिस देश के संविधान की आप बात कर रहे हैं, उस देश के अंदर ऐसी कोई विधि नहीं होगी जो संविधान को चुनौती दे सके। कहने का तात्पर्य कि संविधान उस देश का सबसे बड़ा कानून होगा। ओके, संविधान देश का सबसे बड़ा कानून, सर्वोच्च विधि, मूल विधि। अब देखो क्यों इसे मूल विधि कहा जाता है। जैसे किसी भी देश की जो सरकार होती है, सरकार को हम उसके 3 अंगों में बांट देते हैं। कितने अंगों में? 3 अंगों में। सरकार के एक अंग को विधायिका बोलते हैं, विधायिका। सरकार के दूसरे अंग को कार्यपालिका बोलते हैं, और इसके तीसरे अंग का नाम क्या है? न्यायपालिका। अंग्रेजी में विधायिका को हम लोग बोलते हैं लेजिस्लेटिव, जिसको मैं शॉर्ट में एल लिख रहा हूं। कार्यपालिका को बोलते हैं एक्सेक्यूटिव, और न्यायपालिका को जुडिशियरी, जिसको मैं शॉर्ट में
जे लिख रहा हूं, जे फॉर जुडिशरी। अब देखो, सरकार के अगर इन तीनों अंगों के कार्यों का रेखांकन करें तो आपको बताऊं बच्चे, यहां विधायिका के द्वारा विधायीकरण किया जाता है। विधायीकरण बोले तो विधि निर्माण, विधियों का सृजन, कानून बनाने का काम। यानी कानून बनाने का काम सरकार का कौन सा अंग करता है? विधायिका। और बने हुए कानूनों के एक्सिक्यूशन, इंप्लीमेंटेशन यानी क्रियान्वयन की भूमिका कौन निभाता है? कार्यपालिका। और न्यायपालिका के माध्यम से न्याय संबंधित कार्यों को अंजाम दिया जाता है। न्याय का जो पहला तात्पर्य है, यहां पर सीधी सपाट भाषा में अगर मैं कहूं तो यह है कि क्या सही है, क्या गलत है, सही व गलत का आकलन या निर्धारण करने का दायित्व सरकार के किस अंग के पास होता है? न्यायपालिका के पास। क्लियर है मेरी बात? अब देखो, चूंकि मुझे इन तीनों को आपके सामने प्रदर्शित करने के पीछे मूल उद्देश्य यही था कि मैं आपको बता सकूं कि विधायिका का मूल कार्य विधि निर्माण होता है, विधि सृजन होता है ना। अब जरा सोचिए, मान लीजिए कि किसी देश की सरकार का एक अंग विधायिका सपोज किसी विधि का सृजन करता है, किसी कानून को निर्मित करता है और वह कानून संविधान में वर्णित उपबंधों के साथ तालमेल बैठाने में विफल रहता है, असफल रहता है। कहने का मतलब कि विधायिका द्वारा किया गया इनैक्टमेंट, निर्मित की गई विधि अगर संविधान के उपबंधों के साथ समरूपता सपोज नहीं रखती है तो मालूम है उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में इस विधि को निरस्त कर दिया जाएगा। और अगर संविधान में वर्णित उपबंधों के साथ समरूपता रखती है, समझ रहे हैं मेरी बात, तब उस स्थिति में इस विधि को वैधानिक करार दे दिया जाएगा। तो आपको नहीं लगता कि देश के अंदर बनने वाला कोई भी कानून अपने अस्तित्व के लिए, अपनी एग्जिस्टेंस के लिए उसे किससे सर्टिफिकेट लेना पड़ता है? देश के संविधान से। इसीलिए कहा गया कि किसी भी देश का संविधान उस देश का आधारभूत कानून होता है, उस देश की मूल विधि के स्वरूप में होता है। यानी किसी भी विधि का ग्रेविटी टेस्ट, रियलिटी टेस्ट, उसकी एग्जिस्टेंस का टेस्ट संविधान ही करता है। अगर संविधान में वर्णित उपबंधों के साथ वह विधि तालमेल बैठा ले गई तब उस विधि को संवैधानिकता करार दे दिया जाता है। और अगर तालमेल नहीं बैठा पाई, एक रूपता या समरूपता स्थापित करने में विफल रही, उस स्थिति में उस विधि को निरस्त कर देंगे। अब मैं उम्मीद करता हूं बच्चे ये बात समझ गए होंगे कि किसी देश का संविधान उस देश की सर्वोच्च विधि क्यों होता है ना। एनीवे, अब इसी तरह आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर बात भारतीय संविधान की हो तो आपको नहीं लगता कि हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई पूछे कि बताओ हिंदुस्तान की धरती पर सबसे बड़ा कानून कौन सा है, सबसे बड़ी विधि कौन सी है, सबसे बड़ा लॉ कौन सा है, तो आपका जवाब क्या होगा? भारत का संविधान। समझ रहे मेरी बात? हमारी जो विधायिका है, बोले तो हमारी संसद या राज्य विधानमंडल, इनके द्वारा बनाए गए कोई भी कानून तभी मान्यता को प्राप्त करेंगे, तभी उन्हें मान्यता दी जाएगी, तभी उन्हें वैधानिकता प्रदान की जाएगी जब वो संविधान में वर्णित उपबंधों के साथ तालमेल बैठा सकेंगे, संविधान में वर्णित उपबंधों के साथ समरूपता स्थापित कर सकेंगे। अगर किसी भी बिंदु पर किसी भी तरह का विभेद या अतिरेक उत्पन्न होता है, उस स्थिति में संबंधित विधि को निरस्त कर दिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है, यहां विधि का परीक्षण करने वाला परीक्षक कौन हुआ? भारत का संविधान। इसलिए इसे बोला गया सर्वोच्च विधि, देश की सबसे बड़ी विधि, देश की मूल विधि। क्लियर है? तो दूसरा पॉइंट बच्चे हम लोगों ने समझा कि किसी भी देश का संविधान उस देश की मूल विधि कहलाता है। तीसरी बात, कॉन्स्टिट्यूशन को ऑर्गेनिक एंटिटी का दर्जा प्राप्त है। यू नो ऑर्गेनिक एंटिटी, जैविक निकाय। अब सवाल यह उठता है कि बात यहां विज्ञान की तो हो नहीं रही है और ना ही विज्ञान में जीव विज्ञान या वनस्पति विज्ञान की हो रही है, इसे ऑर्गेनिक एंटिटी क्यों कहा जाता है?
देखो यहां ऑर्गेनिक का तात्पर्य कहीं से भी आप अगर इसके मायने निकाल रहे हैं तो जीव से संबंध तो स्थापित हो ही रहा है। अब आपसे कोई कहे कि बताओ जीव व निर्जीव में क्या फर्क है, या फिर सजीव व निर्जीव में क्या फर्क है, तो देखो कोई विज्ञान विषय खंड को लेकर चाहे कितना ही कमजोर क्यों ना हो, कम से कम उसके अंदर इतनी तो पहचान होती है कि सामने अगर आप कुछ शो करें और उससे पूछे कि बताओ साहब ये सजीव है कि निर्जीव है, तो कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर स्वतः उसके दिमाग में स्ट्राइक करेंगे जिसके आधार पर वो बखूबी बता पाएगा कि आपके पास जो है उसे सजीव की संज्ञा देंगे कि निर्जीव की संज्ञा देंगे। अब मान लीजिए लकड़ी का लठ अगर कोई दिखाए, टेबल दिखाए, तो आपको नहीं लगता कि वैज्ञानिक रूप से निष्क्रिय व्यक्ति भी समझ पाएगा कि जीव की बात तो नहीं कर रहे हो, निर्जीव की बात कर रहे हो। हमने क्या कहा, कॉन्स्टिट्यूशन इज एन ऑर्गेनिक एंटिटी, यह एक सजीव निकाय है। अब सजीव का मतलब यहां क्या हुआ, ध्यान रखेंगे, यहां जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जब हम सजीव व निर्जीव को निर्धारित करते हैं तो ये बोलते हैं ना कि सजीव उसे कहते हैं जो श्वसन की क्रिया करता हो, जो चलायमान रहता हो, जो कम्यूटिंग हो, जिसके अंदर मोबिलिटी हो, जो घूम फिर सके, चल सके, जिसके अंदर सोचने की क्षमता हो, है ना, वगैरह वगैरह। इन तमाम आधारों पर आप सजीव व निर्जीव का निर्धारण करते हैं। देखिए यहां पर सजीव या निर्जीव शब्द का इस्तेमाल या ऑर्गेनिक शब्द का इस्तेमाल या जैविक शब्द का इस्तेमाल प्रतीकात्मक रूप से किया गया है, सांकेतिक रूप से किया गया है। अगर कोई कहे कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग एंटिटी, लिविंग एंटिटी, तो इसका मतलब यह नहीं हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन कोई जानवर है, पशु है या मनुष्य है, नहीं। यह एक ऐसी अवधारणा है जो कभी स्थैतिक नहीं हो सकती, यह सदैव गतिज या चलायमान रहेगी। अब सवाल यह उठता है कि यहां स्थैतिक या गतिज अथवा चलायमान से क्या तात्पर्य है। देखो अब जैसे मान लीजिए भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार घोषित कर दिया गया था। आपको भी मालूम है अभी 3-4 दिन पहले देश के अंदर संविधान दिवस मनाया गया 26 नवंबर को, क्योंकि 26 नवंबर ही वो तारीख थी जिस तारीख को, जिस तिथि को भारत का संविधान निर्मित घोषित कर दिया गया। लागू तो किया गया 26 जनवरी 1950 में, लेकिन इसे निर्मित घोषित कर दिया गया, बनके तैयार घोषित कर दिया गया था 26 नवंबर 1949 को ही। ओके, इसीलिए 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में हर साल मनाते हैं। मुद्दा यहां है कि किसी भी देश का संविधान स्थैतिक नहीं हो सकता, जब भी रहेगा गतिज अथवा चलायमान रहेगा। ध्यान देना, गतिज अथवा चलायमान रहना यह सजीव का प्रतीक है। जड़ता को पा लेना, स्थिरता को पा लेना, परिवर्तन को दरकिनार कर देना, यह निर्जीव की पहचान है। अब मैं क्या कह रहा था कि 26 नवंबर 1949 को जैसे हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। अब जरा सोचिए, हमारे संविधान निर्माताओं ने सपोज ऐसी व्यवस्था निर्धारित कर दी होती कि जो हमारे द्वारा लिखा गया है आदि अंत तक, आदि अनंत तक उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, तो आपको नहीं लगता कि 50-60 साल के भीतर ही वो संविधान हमें खटकने लगता है, ऐसा लगता है कि ये हमारे ऊपर बोझ हो गया। अब जरा सोचिए, आपके दादाजी या दादी जी की जो रहन सहन होगी, जो लाइफ स्टाइल होगी, क्या आप उस लाइफ स्टाइल को वर्तमान में मेंटेन कर पाएंगे? क्या उनके जैसे पहनावे ओढ़ावे, उनकी जैसी सोच, इनके साथ आप आगे बढ़ पाएंगे? अपनी वर्तमान जीवन शैली को आप जी पाएंगे? नहीं संभव है। आपके दादाजी दादी जी कभी भी जींस टी शर्ट नहीं पहने होंगे, आप पहनते हैं। अगर वो धोती कुर्ता पहनते होंगे तो मुझे लगता है कि आप अभी तक अपने जीवन में कभी धोती कुर्ता नहीं पहने होंगे, कुछ सामान्य संस्कारों को अगर छोड़ दिया जाए तो, रिचुअल्स को। तो आपको नहीं लगता कि पीढ़ी दर पीढ़ी सामान्य जनमानस में
बदलाव आते रहते हैं और उन बदलावों की वजह से देश की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था में भी बदलाव लाने आवश्यकभावी होते हैं, आवश्यक होते हैं। और ये बदलाव कैसे आएंगे? जब संविधान के अंदर वर्णित प्रावधानों में, वर्णित उपबंधों में संशोधन के लिए जगह हो, संशोधन करने का विकल्प हो, बदलाव लाने का विकल्प हो। और अगर मान लीजिए किसी संविधान के माध्यम से अगर आपको यह जताया गया, यह बताया गया कि इस संविधान के अंदर संशोधन मुमकिन नहीं है, यह संविधान असंशोधनीय है, तो तय मानना बच्चे वो संविधान है ही नहीं। क्यों? क्योंकि संविधान हमेशा गतिज होता है, डायनेमिक होता है, चलायमान होता है, कभी भी स्थैतिक या स्थिर नहीं हो सकता। संविधान का चलायमान होना अथवा गतिज होने से क्या तात्पर्य है? सिंपल, हमेशा उसके अंदर संशोधन करने का विकल्प खुला होता है ताकि बदलती परिस्थितियों के अनुसार देश की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव लाने के उद्देश्य से पहले से व्याप्त संवैधानिक प्रावधानों में अपेक्षित बदलाव लाया जा सके, आवश्यक संशोधन किया जा सके। इसलिए कोई भी संविधान असंशोधनीय हो ही नहीं सकता। संविधान में सदैव सदैव संशोधन के विकल्प खुले होते हैं। तो इसका तात्पर्य यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज एन ऑर्गेनिक एंटिटी, इट इज बेसिकली अ लिविंग डॉक्यूमेंट। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका मतलब समझ गए होंगे कि संविधान को डायनेमिक एंटिटी क्यों कहते हैं, लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों कहते हैं, ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट क्यों कहते हैं। क्योंकि इसमें बदलाव की गुंजाइश सदैव बनी रहती है, संशोधन की संभावना सदैव बनी रहती है और बदलती परिस्थितियों के अनुसार तालमेल बैठाने के उद्देश्य से आप संविधान में अपेक्षित बदलाव ला सकते हैं। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप दूसरा पॉइंट भी समझ चुके होंगे कि संविधान को गतिज अथवा चलायमान निकाय क्यों कहते हैं, गतिज अथवा चलायमान दस्तावेज क्यों कहते हैं। ओके, अगर आपसे कोई पूछे कि क्या किसी देश का संविधान स्थिर या स्थैतिक हो सकता है, जड़ हो सकता है, तो आपका जवाब क्या होगा? कभी नहीं। अगर संविधान में जड़ता आ जाए, स्थिरता आ जाए, गतिशीलता गायब हो जाए, तो संविधान संविधान रहेगा ही नहीं। ओके, देखो जी, तीसरी बात, अभी तक हमने देखा कि संविधान वैधानिक मान्यता प्राप्त एक दस्तावेज होता है और उस दस्तावेज के अंदर, उस डॉक्यूमेंट के अंदर देश की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करने वाले पहलू होते हैं। पहली बात। दूसरी बात हमने क्या देखी? किसी भी देश का संविधान उस देश की मूल विधि होता है, उस देश का सर्वोच्च कानून होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि देश के अंदर कोई भी कानून अगर बनता है, देश की कानून निर्मात्री संस्था यानी विधायिका के द्वारा चाहे कोई भी कानून निर्मित किया जाए, वह कानून वैधानिकता को तभी प्राप्त करेगा जब संविधान के साथ कोई टकराहट पैदा नहीं करेगा। यानी संविधान में वर्णित उपबंधों के साथ सापेक्षता स्थापित करेगा, तालमेल स्थापित करेगा, उसकी समरूपता में होगा, समरूप होगा तो ही उसे वैधानिकता मिलेगी। अन्यथा उसे क्या किया जाएगा? असंवैधानिक अथवा गैर संवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा और इस तरह से वह निरस्त हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात? एनीवे, तीसरी बात हमने क्या समझी? तीसरी बात हमने समझी कि संविधान सदैव गतिज होता है, गतिशील होता है, यह कभी भी स्थैतिक नहीं हो सकता। संविधान के गतिज अथवा गतिशील होने से तात्पर्य है संविधान में संशोधन की गुंजाइश बने रहना। किसी भी संविधान को संशोधनीयता से विमुख नहीं किया जा सकता। अगर संशोधनीयता से विमुख कर रहे हैं, इसका मतलब कि आप संविधान को स्थैतिक बनाने जा रहे हैं, जड़ बनाने जा रहे हैं। और संविधान के साथ अगर स्थैतिक या जड़ शब्द जुड़ गया तो वास्तव में संविधान की संकल्पना ही समाप्त हो गई। क्लियर है? चलो देखो, किसी देश का संविधान हमें यह भी बतलाता है कि सरकार के जो तीनों अंग हैं, कौन कौन से? विधायिका,
कार्यपालिका व न्यायपालिका, है ना। आखिर इनकी शक्तियों की परिधि क्या है? मीन्स व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ द पावर टू बी enjoyed by the different organs of the government, namely the legislative, the executive and the judiciary। कहने का तात्पर्य है कि सरकार के तीनों अंगों, मुख्यतया विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका, इनकी शक्तियों की परिधि क्या होगी, इनके अधिकारों का दायरा क्या होगा, इनके कर्तव्यों का दायरा क्या होगा। यानी एक तरह से कह सकते हैं पावर डोमेन, एक्सटेंट ऑफ पावर, शक्ति की सीमांकन। तो देखो, देश का संविधान सरकार के विभिन्न अंगों द्वारा उपभोग की जाने वाली शक्तियों का सीमांकन करता है। जैसे आप देखेंगे, जब आप यूनियन एक्सिक्यूटिव पढ़ेंगे या यूनियन लेजिस्लेटिव पढ़ेंगे या यूनियन जुडिशियरी पढ़ेंगे, तो संविधान के भाग 5 को उल्टाना होगा, पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वही स्टेट के संदर्भ में पार्ट 6। तो भाग 5 या भाग 6 जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर सीधे सीधे चैप्टर्स होंगे, यूनियन एक्सिक्यूटिव, यूनियन लेजिस्लेचर, समझ रहे मेरी बात, स्टेट एक्सिक्यूटिव पार्ट 6 में, स्टेट लेजिस्लेचर एंड सो ऑन सो फोर्थ। जब आप यूनियन एक्सिक्यूटिव के बारे में पढ़ रहे होंगे तो सब कुछ आपको मालूम चल जाएगा कि संघ की कार्यपालिका की क्या शक्तियां है, क्या दायित्व है। जब यूनियन लेजिस्लेटिव पढ़ेंगे तो संघीय विधायिका की क्या शक्तियां हैं, क्या दायित्व हैं, जनता के प्रति उनकी जिम्मेदारी क्या है, राज्य की लोक कल्याणकारी अवधारणा की प्राप्ति हेतु उनके मकसद क्या कुछ हैं, वगैरह वगैरह। तो एक बात तो तय है कि यह सब कुछ हमें संविधान के हवाले से पता चल जाता है। तो आप कह सकते हैं, जो अगला पॉइंट मैं आपके सामने सम अप करता हूं वो ये है कि किसी देश का संविधान हमें यह भी बतलाता है कि उस देश की सरकार की संरचना कैसी होगी। जैसे देखो, हमारे यहां हिंदुस्तान में कैसी सरकार है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, संसदीय प्रकार की सरकार अथवा संसदात्मक सरकार। वही अगर अमेरिका में सरकार की बात करें तो कैसी सरकार है, अध्यक्षात्मक सरकार, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अगर हम फ्रांस की सरकार की बात करें तो उसे क्या बोलते हैं, सेमी प्रेसिडेंशियल, यानी आधी संसदीय है और आधी अध्यक्षीय है। बात करेंगे आगे जब कंपैरेटिव स्टडी ऑफ ग्लोबल कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करेंगे, वैश्विक संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन। तब अभी तो हम लोग जस्ट शुरुआत किए हैं। संविधान क्या है यही अभी समझने का प्रयास कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं। एनीवे, हालांकि मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बेहतर तरीके से आप इन सभी बिंदुओं को समझ पाएंगे। ओके, तो देखो, संविधान यह बतलाता है कि देश में सरकारों का गठन किस रूप में होगा, सरकारें अगर गठित की जाएंगी तो किस प्रकार की सरकार गठित होगी, अध्यक्षात्मक, संसदात्मक वगैरह वगैरह। और गठित होने के बाद सरकार के जो विभिन्न अंग हैं, उन विभिन्न अंगों में शक्तियों के संतुलन के संदर्भ में क्या कुछ तालमेल होगा, शक्तियों का उपभोग कर पाने की इनकी परिधि क्या होगी, इनका स्फेयर क्या होगा, इनका दायरा क्या होगा, डोमेन क्या होगा। क्लियर है ये बात? ठीक। अब देखो, इसके अलावे जो अगला महत्वपूर्ण बिंदु है वह यह है कि किसी देश का संविधान हमें यह भी बतलाता है कि देश की राज व्यवस्था की प्रकृति क्या है। समझ रहे मेरी बात? देश की राज व्यवस्था की प्रकृति। तो देखिए, देश की राज व्यवस्था की प्रकृति। और एक बात बच्ची, ये भी आप ध्यान रखेंगे, अगर आप लोगों को लगता हो कि हम लोग स्पीड में पढ़ रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर मुझे बताएंगे, अवगत कराएंगे कि सर क्लास ज़्यादा स्पीड में जा रही है या फिर ज़्यादा स्लो जा रही है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग एडजस्ट करेंगे, है ना। वैसे मेरी भरसक कोशिश है कि लेक्चर को कुछ इस स्वरूप में रखूं कि परेशानी किसी को ना हो, है ना। और मुझे नहीं लगता कि बहुत स्पीड में जा रहा हूं। अगर थोड़ा स्पीड हो भी रहा होगा तो तय मानो जिस चीज़ को मैं स्पीड में समझा दिया उसको 2-3 बार समझाया होगा।
तो तीनों की अगर मीन आप निकालेंगे, है ना, तो स्लो स्पीड ही होगी, बहुत फास्ट नहीं होगी, है ना। तो देखिए, संविधान देश की राज व्यवस्था की प्रकृति भी बतलाता है। जैसे मान लीजिए आप अमेरिका का संविधान रेफर कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो अमेरिका का संविधान आपको बतला देगा कि अमेरिकी राज व्यवस्था की प्रकृति क्या है। अगर आप भारत का संविधान पढ़ रहे हैं तो भारतीय संविधान आपको सीधे सीधे जता देगा कि भारतीय राज व्यवस्था की प्रकृति क्या है। क्यों? क्योंकि संविधान की जो प्रकृति होगी वही देश की राज व्यवस्था की भी प्रकृति होगी। तो देखो, यहां पर एक पैटर्न ध्यान रखना, संविधान की प्रकृति राज व्यवस्था की प्रकृति के सापेक्ष होती है। राज व्यवस्था की प्रकृति के सापेक्ष होती है, यानी जैसा संविधान की प्रकृति होगी उस देश की राज व्यवस्था की भी वही प्रकृति होगी। अभी बात करेंगे कि किसी संविधान की आखिर कौन कौन सी प्रकृतियां हो सकती है, राज व्यवस्था की कौन कौन सी प्रकृतियां हो सकती है। बट उसके पहले एक बात आप ध्यान रखेंगे, अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि बताओ साहब भारतीय संविधान की क्या प्रकृति है, तो XYZ आप जो भी जवाब देंगे, मान लो कि आपने बोला कि भारतीय संविधान की प्रकृति X है, तो अगर दूसरा समझदार व्यक्ति होगा तो वो आपसे भारत की राज व्यवस्था की प्रकृति नहीं पूछेगा, और माना कि पूछने वाला नासमझ है ना, तब उस स्थिति में क्या करोगे? अगर पूछ दिया कि बताओ भारतीय राज व्यवस्था की प्रकृति क्या होगी, तो आपको नहीं लगता कि आपका जवाब पुनः वही होगा जो पहले आपने दिया, X? क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान की जैसी प्रकृति वैसी ही भारतीय राज व्यवस्था की भी प्रकृति होगी। क्लियर है ये बात? अब देखो, किसी भी देश के संविधान की आमतौर पे 3 प्रकार की प्रकृतियां होती है। दूसरे अर्थों में कह सकते हैं कि किसी भी देश की राज व्यवस्था की आमतौर पे कितने तरह की प्रकृतियां होंगी? 3 तरह की। यहां देखेंगे ये 3 तरह की कौन कौन सी होंगी। पहला, एकात्मक। संभव है किसी संविधान की प्रकृति एकात्मक है। एकात्मक, इसको अंग्रेजी में यूनिटरी कहते हैं। यूनिटरी, यूनिटरी। यूनिटरी, एकात्मक। दूसरा, संघात्मक। संघात्मक, इसको बच्चे अंग्रेजी में कहते हैं फेडरल। जब इसी के साथ हम फेडरल सिस्टम बोल देते हैं, यानी शब्द सिस्टम जोड़ देते हैं, तो उसी को बोला जाता है संघात्मक प्रणाली। यूनिटरी सिस्टम, एकात्मक प्रणाली। और देखो, एक तीसरा भी होता है, थोड़ा नीचे लिख रहा हूं, अर्धसंघात्मक। वास्तव में अर्धसंघात्मक ये मूल अवधारणा नहीं है, समझ रहे हैं मेरी बात? ये बेसिकली एकात्मक और संघात्मक दोनों का सम्मिश्रित स्वरूप है। यानी किसी देश की राज व्यवस्था के अंदर एकात्मकता के भी पहलू दिखे और कुछ हद तक संघात्मकता के भी पहलू दिखें, तो उसे किसी एक नाम से क्या कहकर पुकारेंगे? अर्धसंघात्मक। ठीक है ना? अंग्रेजी में इसको बोलते हैं क्वासी फेडरल। ओके, क्वासी फेडरल, अर्धसंघात्मक, क्वासी फेडरल, जिसको आप लोग क्वासी फेडरल बोलते हैं, क्वासी क्वासी एनी, यूनिटरी, फेडरल एंड क्वासी फेडरल। तो किसी भी देश के संविधान की यही 3 प्रकृतियों में से कोई एक हो सकता है। तो इसी को दूसरे अर्थों में अगर आपसे कोई पूछे कि किसी देश की राज व्यवस्था की कौन कौन सी प्रकृतियां हो सकती है, तो आपको नहीं लगता कि सामान्य रूप से यही 3 होंगी, इन्हीं 3 में से कोई एक होगा? अब देखो, किसी भी देश का संविधान आपको यह बतला देगा कि उस देश की संविधान की प्रकृति कैसी है अथवा राज व्यवस्था की प्रकृति कैसी है। संविधान अथवा राज व्यवस्था की प्रकृति के रूप में आपके पास कितने विकल्प आएंगे? यही यूनिटरी, फेडरल या फिर क्वासी फेडरल। ये हमें संविधान से ही पता चलता है।
गुड। तो इस तरह से बच्चे हम लोगों ने संविधान का मतलब समझा। ठीक, अब देखिए यह जो संविधान है ये मुख्यतः दो अलग अलग संदर्भों में दो अलग अलग तरीके से वर्गीकृत किया जाता है ना। अब इसी के माध्यम से हम लोग लोकतांत्रिक संविधान बनाम अलोकतांत्रिक संविधान के बारे में पढ़ेंगे, लिखित संविधान बनाम अलिखित संविधान के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो देखिए संविधान का वर्गीकरण, ओके, संविधान का वर्गीकरण हम यहां दो तरह से इसका वर्गीकरण करेंगे, है ना। एक वर्गीकरण के अनुसार हम देखेंगे लिखित बनाम को बच्चे अंग्रेजी में वर्सेस कहते हैं, है ना, वर्सेस। और वर्सेस को या तो आप ऐसे लिखते हैं या फिर पूरा लिखते हैं VERSUS। तो मैं आपको सलाह देता हूं जब भी लिखना होगा तो V/S ऐसे करके लिखेंगे, ठीक है। लिखित बनाम अलिखित संविधान, ओके, लिखित बनाम अलिखित, यानी संविधान को हम एक इस तरह से वर्गीकृत करते हैं। और वर्गीकरण का दूसरा तरीका क्या है? दूसरा लोकतांत्रिक वर्सेस, जिसको आप बनाम लिखते हैं लोकतांत्रिक वर्सेस अलोकतांत्रिक संविधान। समझ गए मेरी बात? अब इसे समझने के बाद फिर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे मूव करेंगे, ठीक। तो यहां हमने किसकी बात की? लिखित बनाम अलिखित संविधान, लोकतांत्रिक बनाम अलोकतांत्रिक संविधान, ओके। तो चलो अब हम लोग पहले प्रकार का जो वर्गीकरण है लिखित बनाम अलिखित संविधान, इस पे परिचर्चा करते हैं, ठीक है। देखिए मैं लेफ्ट हैंड साइड में लिखित संविधान लिखता हूं और राइट हैंड साइड में अलिखित संविधान। लिखित संविधान, राइट हैंड साइड में लिख रहा हूं बच्चे अलिखित संविधान, अलिखित संविधान। और बीच में मैं यहां लिख रहा हूं संविधान, संविधान, ताकि ठीक तरीके से आपकी समझ विकसित हो सके। अब देखो संविधान को ही हमने दो भागों में बांट दिया ना, लिखित बनाम अलिखित। क्लियर है? लिखित बनाम अलिखित। चलो बिल्कुल जो अब तक हमने डिस्कशन किया है उसी डिस्कशन को बुनियाद में रखते हुए हम परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पहली बात, आपको बच्चे मालूम है कि हम लोग अब तक की चर्चा के आधार पे यह प्रमाणित कर पाए हैं कि संविधान एक दस्तावेज होता है। कैसा दस्तावेज? वैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त दस्तावेज। और उस दस्तावेज में क्या होता है? देश की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करने वाले मूलभूत सिद्धांत होते हैं, संचालित करने वाले अहम बिंदु समाहित होते हैं। क्लियर है यहां तक? अब जरा सोचिए कि जो बात आप संविधान के लिए कह रहे हैं कि वैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त यह ऐसा दस्तावेज है जिसके अंदर देश की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करने वाले बिंदु समाहित होते हैं, तो आपको नहीं लगता कि यही परिभाषा लिखित संविधान पे भी लागू होगी, यही परिभाषा अलिखित संविधान पे भी? यानी पहली बात, दोनों ही दस्तावेज होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों ही संविधान है। और अगर बात संविधान की होगी तो तय मानिए दस्तावेजी स्वरूप की होगी। और जब बात दस्तावेजी स्वरूप की होगी तो ये बताओ, खाली पन्नों को एक जगह इकट्ठा करके रख देने से उसे दस्तावेज नाम तो दिया नहीं जा सकता। जब तक उसमें कुछ लिखा नहीं होगा तब तक उसको कैसे आप दस्तावेज बोलेंगे? लिखना तो आवश्यक है ना। तो देखिए
संविधान दस्तावेज है वो भी कैसा दस्तावेज? वैधानिक रूप से प्रमाणित, वैधानिक मान्यता प्राप्त, है ना। और इस वैधानिक मान्यता प्राप्त दस्तावेज में क्या होता है? देश के शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करने वाले मूलभूत शासकीय सिद्धांत, मूलभूत शासकीय सिद्धांत। तो देखो ये सारी की सारी बातें आपको नहीं लगता कि इन दोनों ही के लिए कॉमन होगी, लिखित संविधान के लिए भी और अलिखित संविधान के लिए भी? तो देखो अलिखित संविधान भी क्या होगा? वैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त एक दस्तावेज होगा और उस दस्तावेज में क्या होंगे? देश की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करने वाले शासकीय सिद्धांत होंगे, मूलभूत सिद्धांत होंगे। और यही आपको कहां मिला था? लिखित संविधान में भी। लिखित संविधान में क्या होगा? देश की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करने वाले अगेन मूलभूत शासकीय सिद्धांत। एक बार फिर से सुनो, संविधान एक दस्तावेज होता है तो इसके दोनों प्रकार, चाहे लिखित हो या अलिखित हो, दोनों क्या होंगे? वो भी दस्तावेज होंगे। दूसरा, संविधान वैधानिक मान्यता प्राप्त दस्तावेज होता है, तो आपको नहीं लगता कि लिखित संविधान भी वैधानिक मान्यता प्राप्त दस्तावेज होगा और लिखित संविधान भी वैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त दस्तावेज होंगे? तीसरी बात, संविधान के अंदर देश की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करने वाले मूलभूत शासकीय सिद्धांत अंतर्निहित होंगे। तो बात चाहे लिखित संविधान की हो या फिर अलिखित संविधान की, डोंट यू थिंक दोनों के पास शासकीय प्रशासकीय व्यवस्था को संचालित करने वाले सिद्धांत समाहित होंगे? इज इट ओके? यस। तो ये दोनों चीजें आप दोनों ही में पाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि जब दोनों में लिखित रूप से दस्तावेजी रूप में बातें दी गई होंगी तो आखिर किसी एक को लिखित और दूसरे को अलिखित क्यों कहते हैं? अब यहां पर हम लोग अंतर समझेंगे। अब तक तो बातें कॉमन रही और यहीं से आप कंसेप्ट बिल्डअप करेंगे। अब तक आपके दिमाग में, दिलो दिमाग में जो भी कंफ्यूजन रहा होगा, आज उसे मेरे साथ तिलांजलि दे देंगे और अभी जो मैं बता रहा हूं वो बिल्कुल चरणबद्ध तरीके से अपने दिमाग में बैठा लेंगे। क्या है? लिखित संविधान जो होता है यह एक औपचारिक वैधानिक दस्तावेज होता है। कैसा औपचारिक? एक प्रकार से औपचारिक दस्तावेज होता है, जबकि अलिखित संविधान ये अनौपचारिक दस्तावेज होता है। समझ रहे हो मेरी बात? कैसा दस्तावेज? अनौपचारिक दस्तावेज होता है। अब देखो कैसे, जैसे मान लीजिए औपचारिक और वह अनौपचारिक में आप फर्क समझ लीजिए। पहली बात, जैसे मान लीजिए देश के अंदर जो भी इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट है, जो भी सरकार के विभिन्न अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका वगैरह वगैरह, लोकल गवर्नमेंट लाइक पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है ना, म्यूनिसिपल गवर्नमेंट, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह वगैरह, इन सब के बारे में, यानी देश की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करने वाले समस्त आयामों के बारे में जो भी बिंदु संबंधित है, उन समस्त बिंदुओं को एकल दस्तावेज में अगर समाहित कर दिया गया हो, एकल दस्तावेज यानी सबके लिए एक ही दस्तावेज हो, तो उसी को हम लोग बोलते हैं औपचारिक दस्तावेज। अब देखिए भारतीय संविधान में, हमारा संविधान कुछ इस तरह से तो नहीं बना ना कि भाई संविधान में जो 395 अनुच्छेद थे, अलग अलग अनुच्छेद और उनकी टिप्पणियों के साथ अलग अलग पुस्तिकाएं बनी हो। मूल संविधान में कितने भाग थे? 22 भाग थे। ऐसा तो था नहीं कि भाग एक अलग किताब के रूप में रखी गई, भाग 2 दूसरी किताब के रूप में, भाग 3 तीसरी किताब के रूप में। ऐसा नहीं। देश की विधायिका के बारे में, यूनियन एक्जीक्यूटिव के बारे में कोई अलग बुक का स्वरूप दिया गया हो, स्टेट एक्जीक्यूटिव के बारे में कोई अलग पुस्तिका का स्वरूप दिया गया हो, अलग दस्तावेज का स्वरूप दिया गया हो, ऐसा तो नहीं है ना। अगर इस तरह से दस्तावेज तैयार किए गए हों
तो उन्हें हम दस्तावेज तो बोलेंगे लेकिन औपचारिक दस्तावेज नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि औपचारिक दस्तावेज, संविधान रूपी औपचारिक दस्तावेज की बात तभी होती है जब एकल दस्तावेज में शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करने वाले समस्त बिंदु समाहित किए गए हों। अलग अलग दस्तावेजों के माध्यम से अगर उन्हें समाहित किया गया हो तो उसे हम लिखित संविधान करार नहीं देते, इसलिए उसे अनौपचारिक दस्तावेज कहते हैं। अब देखिए, इंग्लैंड के अंदर, न्यूजीलैंड के अंदर, इजराइल के अंदर, कनाडा के अंदर अलिखित संविधान है। अब यहां अलिखित संविधान का तात्पर्य यह नहीं हुआ कि वहां की विधायिका की कार्यप्रणाली क्या है, वहां सरकार के विभिन्न अंगों जैसे विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका की शक्तियों का सीमांकन क्या होगा, यह किसी को मालूम ही ना हो, ऐसा नहीं है, सबको मालूम होता है। जिस तरह से हिंदुस्तान के अंदर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, उन देशों में भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। उन देशों के स्टूडेंट भी अपने देश के संविधान का अध्ययन करते हैं, अपने देश की राज्य व्यवस्था का अध्ययन करते हैं। वो अलग बात है कि एकल दस्तावेज में उनके देश के शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित समस्त बिंदु नहीं मिल पाते, अलग अलग तरीके से, अलग अलग स्वरूप में वो संकलित किए गए होते हैं। कहीं विधायिका से संबंधित दस्तावेज है, कहीं कार्यपालिका से, कहीं न्यायपालिका से, कहीं लोकल बॉडी से संबंधित, कहीं देश के इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट से संबंधित। समझ रहे हो मेरी बात? तो वो अनौपचारिक दस्तावेज है। तो देखो, जो भी बातें वहां अलग अलग इनफॉर्मल तरीके से ही भले दी गई हो, लेकिन लिखित रूप में तो है ही है ना। बिना लिखे कैसे समझेंगे? एक एग्जाम्पल मैं बार बार देता हूं कि भाई संविधान के उपबंधों को हवा में तो तैरने के लिए छोड़ेंगे नहीं कि वो देखो एक्सिक्यूटिव बह रही है, वो देखो जुडिशियरी बह रही है। अरे भाई, कहीं ना कहीं तो लिखा ही होगा, है ना। तो ये समझेंगे कि अलिखित संविधान एक तरह से अनौपचारिक दस्तावेज के रूप में होता है और लिखित संविधान औपचारिक दस्तावेज के रूप में। औपचारिक व अनौपचारिक दस्तावेज में बस यही फर्क है। औपचारिक व अनौपचारिक को अंग्रेजी में फॉर्मल एंड इनफॉर्मल बोलते हैं। इसे बोलते हैं फॉर्मल डॉक्यूमेंट, इसे बोलते हैं इनफॉर्मल डॉक्यूमेंट, है ना। फॉर्मल डॉक्यूमेंट में देश की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करने वाले हर फील्ड के, हर संदर्भ से जुड़े पहलू एक ही दस्तावेजी स्वरूप में होगा। सिंगल कोडिफाइड डॉक्यूमेंट होता है ये। जबकि अलिखित संविधान मल्टीपल कोडिफाइड डॉक्यूमेंट, यानी शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित अलग अलग आयामों के लिए अलग अलग दस्तावेज तलाशने पड़ेंगे। यह मूल फर्क है। दूसरा फर्क, जिस देश के अंदर आप लिखित संविधान पाएं, तय मानिए लिखित संविधान किसी न किसी योजनाबद्ध तरीके का नतीजा जरूर होगा। अलिखित संविधान के सृजन में कोई खास योजना की आवश्यकता नहीं होती। उदाहरण से समझिए, मैं बता रहा हूं। अगर मैं आपको एक तय समय सीमा दे दूं कि देखो साहब, आपको इन 6 प्रश्नों का जवाब लिखना है और आपके पास कुल समयावधि 3 घंटे की है, आप क्या करेंगे? उन 6 प्रश्नों का जवाब या तो आप 1.5 घंटे में लिख लोगे, 2 घंटे में लिख लोगे, 2.5 घंटे में लिख लोगे, लेकिन इतना तो तय है ना कि 3 घंटे के भीतर भीतर लिखना है। एक लंप सम तय समयावधि होती है। ये एक स्वरूप हुआ। यानी यहां प्रश्नों का जब उत्तर लेंगे, लिखेंगे, तो आपको नहीं लगता कि स्वतः ही आप वेल प्लान्ड हो जाएंगे, योजनाबद्ध कर लेंगे खुद को। और योजनाबद्ध नहीं करेंगे तो पता चला कि 6 प्रश्नों में से 2 ही प्रश्न का उत्तर लिखने में 2.5 घंटे लगा दिए और आधे घंटे में पढ़ो 4 के पीछे क्या होना है। तो आप शुरू में ही क्या करते हैं कि चलो साहब 6 प्रश्न है, 3 घंटे का समय है, यानी एक प्रश्न पे आइडियली अगर हम आधे घंटे देते हैं मैक्सिमम, तो भी हम अपने प्रश्नों का उत्तर कर पाएंगे। तो यहां क्या हुई? ये प्लानिंग हो गई, ठीक है ना। और अब अगर मान लो कि 3 घंटे की जो टाइम लिमिट है उसे हटा दिया गया और आपको दिया गया 6 प्रश्न और कहा गया लिखो जितना लिखना है, जब तक लिखना है, तो आप क्या करेंगे? किसी प्रश्न का उत्तर आज आपने जो एग्जामिनेशन हॉल में पहली परिस्थिति में आधे घंटे में आप लिख पाते, उसको आपने आधे घंटे लिखा और फिर कहा कि ठीक है अभी इसको कंक्लूड नहीं करूंगा, अभी देखते हैं फिर आगे कुछ लिखेंगे। पता चला 2 दिन आप बारात अटेंड करने चले गए, बारात करके उधर से लौटे तो फिर मन किया चलो थोड़ा सा और लिखते हैं,
आगे बढ़ाते हैं कार्य को, और इस तरह से कोई आप बिना योजनाबद्ध हुए आप उसे लिखे जा रहे हैं, उसके कंटेंट को बढ़ाए जा रहे हैं, इसी को कहा जाता है अनप्लान्ड डिसीजन। तो आपको बताऊं, अलिखित संविधान किसी प्लान्ड डिसीजन का नतीजा नहीं है, जबकि लिखित संविधान हमेशा योजनाबद्ध तरीके का परिणाम होता है, प्लान्ड डिसीजन का नतीजा होता है। समझ रहे हो मेरी बात? प्लान्ड डिसीजन। अब जाहिर सी बात है, प्लान्ड या अनप्लान्ड डिसीजन के मूल में, आधार में कौन होता है? यहां ध्यान देंगे, जहां कहीं भी लिखित संविधान होगा, लिखित संविधान को मूर्त रूप देने के लिए, संविधान सृजन के कार्य को अंजाम देने के लिए, संविधान निर्माण के कार्य को अंजाम देने के लिए जिस निकाय की बात होती है उसी को हम लोग बोलते हैं संविधान सभा। क्या बोलते हो आप? संविधान सभा, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सीए मैं लिख देता हूं अंडर ब्रैकेट में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ध्यान रखेंगे, लिखित संविधान के संदर्भ में हमेशा हमेशा आपको संविधान सभा मिलेगी, लेकिन अलिखित संविधान के सृजन के लिए किसी तरह की कोई संविधान सभा का निर्माण नहीं होता। तो यहां पर आप संविधान सभा नहीं पाएंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आपको यहां नहीं मिलने वाली, क्योंकि संविधान सभा में कौन होंगे? संविधान सभा के सदस्य होंगे। वे सदस्यगण एक साथ मिल बैठ के वेल टू डू प्लानिंग के तहत, चाक चौबंद योजना के तहत संविधान सृजन का कार्य आगे बढ़ाएंगे, संविधान निर्माण का कार्य आगे बढ़ाएंगे, और एक तय समयावधि के भीतर भीतर संविधान लेखन का कार्य संपूर्ण कर लेंगे। लेकिन अलिखित संविधान में ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि अलिखित संविधान को अंजाम देने के लिए, इसका सृजन करने के लिए, इसका निर्माण करने के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी नहीं होती, कोई जवाबदेह निकाय नहीं होती। कहने का तात्पर्य, यहां हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जैसी कोई संकल्पना नहीं पाते। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि लिखित व अलिखित में मूल विभेद क्या है। पहला, लिखित संविधान को अंजाम देने के लिए, लिखित संविधान का सृजन करने के लिए संविधान सभा आवश्यक होती है। अलिखित संविधान के संदर्भ में हमें किसी संविधान सभा की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्लियर है ये बात? बच्चे, आज की चर्चा को हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगले लेक्चर में इसके बाद हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, है ना? क्योंकि अगर मैं लिखित व अलिखित के विभेद से संबंधित सारे पहलुओं को आपके सामने रख दिया तो ये काफी समय लेगा, और इस तरह से आपके लेक्चर की अवधि काफी लंबी हो जाएगी। मेरा मानना है आराम आराम से पढ़ते हैं, इतनी भी क्या जल्दी है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो।